बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसके साथ ही आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आज आपको पता है कि सुबह सुबह जल्दी उठना जो है वो बड़ा मुश्किल सा है, तो मेरे ख्याल में अलिशबा भी आज जो है ना बड़ा एक मुश्किल काम करके आई है, सुबह सुबह उठना, जल्दी उठना और दूर से आना, ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। और फिर टाइम मैनेज करना। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे घर में शादी चल रही है, तो 4-5 दिन से ढोलकियां कल माइयों था, तो 3-3 4-4 बजे सो रहे हैं और उसके बाद फिर सुबह ऑफिस भी आना होता है, तो वो थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा भाई, घर की शादी हो ना और इस तरह के इवेंट्स हो खुशी वाले, तो वैसे ही इंसान को जो है ना खुशियां इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा होता है कि नींद आपकी पूरी नहीं होती। फिर वो आपकी जो है वो जब आपकी वो सेलिब्रेशन खत्म हो जाती है, फिर आपकी जाके कहीं जो है आपको थकावट भी महसूस होती है और फिर आप कहते हैं यार कुछ रेस्ट भी होना चाहिए। आप सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं साथ में, घर की शादी में सबसे इम्पोर्टेंट काम तो भूल गई, हम काम भी कर रहे होते हैं साथ साथ। घर की शादी हो तो मेहमान एंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे अलिशबा ये बड़ी मुझे वो है कि मेरी पूरी फैमिली में जब भी शादी हो तो वैसे मुझे काम करने का मौका नहीं मिलता ना, मैं करती हूँ तो मुझे होता है यार सारे काम करो, मैं तो सिर्फ शादी एंजॉय करने आई हूँ। सारे यहाँ पे तो हम सब कजन्स हैं, तो सारी कजन्स जो अगर हम ढोलकी का सारा सेटअप करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर जो रात को हल्ला गुल्ला होता है तो फिर घर वाले कहते हैं सब कुछ ठीक करके भी सोना है। हाँ, ऐसे नहीं सोना। अच्छा, जाहिर सी बात है, वैसे भी रमजान आने वाला है, तो उससे पहले काफी लोग जो है वो अपनी जो उनकी पेंडिंग जो इवेंट्स हैं उनको वो कर भी रहे हैं, साथ साथ ना डबल खुशी सेलिब्रेट करना। और सर्दी भी जा रही है ना, तो इस वजह से ये मौसम भी अच्छा है किसी भी इवेंट के लिए। तो ना सर्दी है ना ज्यादा ना गर्मी है, तो ये बहुत दरमियाना सा मौसम है। आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब गर्मी आ जाएगी आपको तो पता है फिर क्या हाल होना है। अच्छा, फिर आपका वैसे भी फील्ड का काम होता है तो वो तो एक बड़ा टफ रूटीन होती है, यकीन करो। और फिर वैसे भी अभी जब मुल्तान की गर्मियां तो वैसे ही मशहूर है, तो अभी से मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि दिन के टाइम जो अच्छी खासी गर्मी होती है और उसके बाद वो धूप अब बर्दाश्त नहीं होती कि आप धूप में बैठ जाएं। चुभने वाली धूप है। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि अपनी सेहत, क्योंकि मैं हमेशा बीमार हो जाती हूँ जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो मेरे लिए शदीद इरिटेशन वाला ये मौसम होता है कि मेरा गला भी खराब हो जाता है और मुझे फिर इस तरह की जो है मुख्तलिफ जो है ना इस तरह डिजीज भी हो जाती हैं। तो वो नजला जुकाम खांसी ये तो मुझे कहता है वैसे आपके साथ चिपक जाते हैं। और मौसम चेंज होता है तो आपका मूड भी चेंज हो रहा होता है। वो मूड पे बहुत अजीब सा इरिटेशन हो रही होती है आपको हर चीज से। लेकिन जब आप बीमार हो ना, क्योंकि वैसे ही आप इरिटेट हो जाते हो। फ्लू बहुत गंदी चीज है, आपकी कैबिनेट अच्छी होनी चाहिए, जहाँ आप बैठ रहे हो तो आपका मूड जो है वो वैसे खुशगवार हो जाता है। अच्छा जी, ये बातें तो हमारी चिट-चैट चलती रहेगी और इसके साथ ही हम जो है वो स्टोरीज की तरफ भी आते हैं। एजुकेशन के हवाले से भी इनसे बात होगी, साथ ही हम जो इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। इसमें जो खवातीन का एक रोल रहा उस हवाले से जो है अलिशबा से जानेंगे। अलिशबा, क्या कहेंगी? अवाम की जानिब से काफी जो है वो खवातीन भी रहीं, उनसे आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कहेंगी इस बारे में? आसमा, इस दफा जो टर्न आउट था ना वो काफी बेहतर रहा। हमने देखा कि काफी ज्यादा आवाम जो थी बाहर निकली पिछली बार की निस्बत। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लोगों में शऊर आ गया था कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपने वोट किसको कास्ट करना है, तो वो उनका जाती वोट है, वो किसी को बताएंगे नहीं। वो पर्सनल एक चीज है। तो और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी, कोई अगर लाइन लगी हुई है घंटे तक भी, तो कोई चीखो पुकार नहीं हो रही थी, घंटे तक वो लोग खड़े हुए। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 18 साल से लेके 25 साल तक की उम्र में जो थी खवातीन नजर आई बाहर वोट कास्ट करती हुई। और ये एक बहुत अच्छा साइन था कि सारे घर से बाहर निकल रहे। और पहले ये होता था ना कि मेरे फादर ने कहा इसको वोट देना है तो पूरी फैमिली उसको वोट देगी। नहीं, अब ये सिस्टम नहीं था। फादर किसी और को वोट दे रहे हैं, मदर किसी और को वोट दे रही है, बच्चे किसी और को वोट दे रहे हैं, यानी अपना जाती है किसी के दबाव में आके वोट ना देना। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन था। और दूसरा ये कि मैं पीपी 218 कवर कर रही थी, हल्का मेरे पास होता, तो वहां से जो है सलमान नईम जीते हैं, तो वहां पे भी बड़ी टक्कर का मुकाबला रहा। जो आजाद उम्मीदवार थे उनके
माँ बहन सलमान नईम के और जहूर भुट्टा के, तो वो काफी अच्छा दिलचस्प देखने को मिला। हम रात तक यहीं थे, 12-1 बजे तक रिजल्ट जिस पोलिंग स्टेशन का आ रहा था तो उसका फॉर्म 45 जो है दे रहे थे, और 1 बजे तक सारे रिपोर्टर्स जो थे तकरीबन ऑफिस में थे। हम दोनों फीमेल्स भी 1 बजे के बाद ऑफिस से गए हैं। तो काफी एक अच्छा दिलचस्प सा इलेक्शन रहा, और सबसे बड़ी बात ये काम तो किया, थकन हुई, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं आपको। बिल्कुल ऐसे। और मेरा जो वोट था वो, क्योंकि मेरा वोट था शहर से बाहर देही इलाके में, बट मुझे ये था मैंने अपना वोट जरूर कास्ट करना है। तो आप करके आई? और मैं करके आई, और उस दिन आप ये जो आप धूप की बात कर रही है ना, ऐसी वाली धूप थी। हाँ, उस दिन बिल्कुल ऐसी सख्त धूप थी, और मैंने भी एंड टाइम पे जाके जो है मेरा भी, मुझे तो ऐसे घुमाया है ना, यकीन करो। एक तो इन्होंने जो मैसेज इन्होंने जो कहा कि आप अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर डायल करें उस पर, उसके बाद जो है वो आपको उसके आ जाएगा कि कहाँ पर आपका जो है वो आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यकीन करो कि मुझे ऐसा उन्होंने घुमाया कि मुझे जो है वो कासिम मिला का तो सिर्फ बता दिया, उससे आगे का नहीं पता था कि 2 स्कूल जो हैं वो इस तरह के थे कि जहां पर जो है वो सेम आ रहा था, लेकिन डिफरेंट आ रहा था। फिर मुझे वहां से वहां भागना पड़ा, फिर वहां से पता चला कि जी आपका तो वहां पर है। सेम चीज ये हुई है। और ना आपको पता है, मैंने तो 4 स्कूल विजिट किया है, क्योंकि सिग्नल नहीं थे तो प्रॉब्लम हो रही थी, आप किसी से पूछ नहीं सकते थे। फिर भी देखिए, जैसे मैंने वोट कास्ट किया, मैं उधर गई तो उधर भी काफी सारी खवातीन ऐसी थी जो मुझे बता रही थी कि वो दूर दराज से आई हैं, क्योंकि इस बार जो था ये चेंज हुआ है। तो किसी का वोट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि किसी का वोट कोई रिहायशी कहीं का तो आगे जाके कहीं वोट था, पर फिर भी लोग आए देने के लिए, और सिग्नल्स नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, भले जरूर थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क के लिए निकले हैं, सबसे अच्छी बात। अच्छा, मैंने मेरी जितनी लोगों में वहाँ पर खवातीन से बात की, और माशाल्लाह से उनका यही कहना था कि हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं, सबसे कि हमें जरूरत। अच्छा, ये जब अच्छी सोच और अच्छी, मैं कहती हूँ ना, वाइब्स आने लग जाती है ना, फिर आपको लगता है कि यार अच्छा कुछ ना कुछ अब तब्दीली आना स्टार्ट हो गई है, लोगों की सोच में अब कुछ बेहतरी आने लग गई है। और वो बुजुर्ग खवातीन भी आ रही थी, हम लोगों ने उनके साथ पैकेज भी किया है, ड्राइव भी किए हैं, तो उनका जोश और जज्बा भी देखने को था। उनके अपने फेवरेट कैंडिडेट थे भाई, और यंग जो लड़कियां थी उनके अलग फेवरेट कैंडिडेट थे, तो वो मिक्सचर जो देखने को मिल रहा था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। आप वोट कास्ट कर रहे हैं, बहुत सारी खवातीन जो है सज धज के भी आई हुई थी, फुल तैयारी के साथ। इस बार तो ये हो रहा था, एक सेल्फी बन रही थी, और फिर ये अपने थंबनेल का निशान बनता था, और फिर स्टेटस लगता था। वो हमने वो डन। वो ये था कि हमने शो करना था कि यार हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आए हैं, तो आप लोग। अच्छा, ये बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इस पे मीम्स भी बनी, बट ये था कि आपके लिए मोटिवेशनल, वो कहते हैं ना कि आपके किसी को मोटिवेशन देने की, यार जब हम कर रहे हैं तो आप भी करें, वो एक पॉजिटिव जेस्टर भी था। लेकिन बहरहाल हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत एक्टिव रहा। अच्छा, सिग्नल्स बनते पर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहा। अच्छा, क्योंकि घरों में वाईफाई चल रहा था, और क्योंकि जब मैं घर में भी थी तो मेरा वाईफाई चल रहा था, जैसे घर से बाहर निकले तो वाईफाई बंद, और उसके बाद सिग्नल तो थे ही नहीं, लेकिन सुकून वैसे बड़ा होता है, आप रिलैक्स होते हैं। पर हम लोग काम कर रहे थे तो हम बड़ा डिस्टर्ब हो गए, हम सारे बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि रिजल्ट वगैरह लेना वो ये बहुत ज्यादा टफ हो गया था। और हम लोगों के जाहिर सी बात है, जो लिंक्स होते हैं, सोर्स होते हैं आपके, अब वो उनके पास तो जरूरी नहीं है ना कि वाईफाई हो। अच्छा, हमारे पास क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों तक आप लोगों के, हम कहते हैं हम सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि हमने आप तक जो है वो एक खबर भी पहुंचानी है। अच्छा, फिर क्योंकि हर बंदे को क्यूरियोसिटी होती है जाने की कि हमारे हल्के में कौन जीत रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। रोही का स्पेशली यकीन करें, मुझे हमारी जो ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से चली तो सबने इसको बड़ा पसंद किया, बड़ा अप्रिशिएट किया, तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि यार आपके चैनल को देखा जा रहा है। पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो रोही के जो है चर्चे थे अच्छे खासे। और क्योंकि जब रिजल्ट ट्रू किया था तो जाहिर सी बात है वाईफाई तो चल रहा था, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे क्या बना है क्या बना है, क्योंकि पीछे से ही रिजल्ट रोक दिया गया था कुछ हल्कों का, तो क्या हुआ, इसमें कौन जीता, इसमें कौन जीता, तो लोगों को जानने के लिए लोग पूरी रात भी देख रहे थे टीवी। ऐसे ही है, क्योंकि हमें पता चले कि कौन, और अभी भी मुसलसल, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुई है चीजें, तो अभी भी हमारे घर में भी शादी वाला माहौल है, पर जो हमारे जो बड़े हैं सियासत चल रही है उधर। कल हम ढोलक बजा
गा रहे थे तो वो मेरी कजन कह रही है मुझे बताओ गाना मैंने कहा कौन सा गाना गाना, पहले ये बताओ यार वजीर आजम कौन बनेगा, मैंने कहा अच्छा ये सेम क्वेश्चन कल मेरे कजन ने भी मेरे से कहा क्या किसको आप जो है ना वजीर आजम पे बना रही है, मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही बच जाऊँ। जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह भी है, बस ये होता है कि मुल्क के लिए बेहतर हो, जो भी हो अच्छा हो। अब थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो जाना चाहिए। बहुत ऐसे मजाक ही बन गया है वैसे हमारे यहाँ पे मुल्क के हवाले से कि जिस तरह इंतखाबात के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, नताइज के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो देखें फिर क्या होता है। अभी बहरहाल फिर भी सब लोग इंतज़ार में है कि ये चीज़ें जो हैं वो कब बेहतरी की तरफ जाएंगी और थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ, जो भी आए सबसे पहले तो हमारी जो महंगाई है, मुल्क के बारे में सोचे, महंगाई बहुत है। अच्छा, इस पे अभी महंगाई पे हम बात इस तरह करेंगे कलिश्वा। बहुत सारे लोग अभी ये भी सोच कर बैठे हुए हैं कि जी अब जो हुकूमत आएगी, जाहिर सी बात है आपकी हमारे मुआशी तौर पे तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं, क्योंकि इलेक्शंस पे भी आपका अच्छा खासा जो है वो खर्चा भी आया। तो उसके बाद जो है वो फिर देखने में आएगा कि गैस के हवाले से उसके में आपकी यूनिट्स के रेट्स बढ़ गए हैं, फिर उसके बाद जो है आपके जो है बिजली के यूनिट्स के रेट्स बढ़ गए हैं, तो बिजली का बिल जो है वो इस दफा फिर जो है वो डबल से ट्रिपल आएगा। तो मतलब लोग ऑलरेडी मेंटली तौर पर इस चीज के लिए प्रिपेयर खुद को कर रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है वो शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल हो। देखिए ना आसमा, अब एक मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए है जो इन्होंने मतलब मुकर्रर किया है कि लाजमी देनी है। पर अगर आप देखो उसके घर में 4 बच्चे हैं, वो खुद है, बिजली का बिल, गैस का बिल, अभी हम घर की तरफ नहीं जा रहे कि घर रेंट पे है या नहीं है। तो ये बहुत टफ सिचुएशन है। इवन कि हम लोग ही इधर से उधर चले जाते हैं, आपको अंदाजा होगा कि कितना पेट्रोल लग जाता है। हमसे बेहतर कौन जानता है। आप एक ड्रेस ले लो, आप अच्छा ड्रेस लेने जाओ ना, थोड़ा सा जो आपको अच्छा लगे ड्रेस जो होगा वो कम से कम भी आपको अब 10,000 तक का तो मिलेगा ही। तो ये वाला मतलब ये अब तो ये तो वो हो गया ना। अब पहले होता था कि आप ब्रांड्स पे भी जाते हैं तो ब्रांड्स पे भी अब डिफरेंट आपके जो है उन्होंने भी अपने रेट्स हाई कर दिए हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड की बर्थडे आने वाली है, ब्रांड से याद आया, ये याद करा रही है। मेरी दोस्त की बर्थडे आने वाली है, मैं शॉपिंग करने गई और आप यकीन करें मुझे ना एक चीज होती है आपको पसंद आ जाए कि ये मुझे देख के ये आप पे अच्छी लगेगी तो मुझे आपके लिए ये लेनी है। चीज भी पसंद नहीं आ रही थी और रेट्स भी इतने आए। मतलब कोई अच्छी चीज तो मतलब मयार भी वो नहीं रहा। और दुकानदार भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। दुकानदारों का भी ये है कि लोग नहीं आते अब इतने, पर वो कहते हैं पीछे से ही माल इतना महंगा आ रहा है। हाँ। तो ये वाली चीजें भी चल रही हैं बाजारों में। लेकिन शॉपिंग फिर भी चल रही है, शॉपिंग चल रही है। अरे मैं ये देखा है कि वैसे वाली शॉपिंग नहीं चल रही आज। हाँ। देखना जैसे इवेंट्स में, जैसे अब ये मौसम तब्दील हो रहा है तो लोग जाते थे लॉन के बहुत सारे कपड़े ला के एक साथ रख लेते। अच्छा, क्योंकि सेल लगी हुई होती थी। अच्छा, तब मोस्टली ब्रांड्स ने सेल ही लगाना शुरू कर दी है ना। सेल भी 4-4 हजार मिनिमम, तो 3 पीस 4,000 का मिलेगा कम से कम। आपको अच्छे वाला भी आप 3 पीस भी ले तो 5-6 हजार सेल में भी आपको। यार हम खवातीन कैसे कपड़ों पे ही बात जा बातें हो रही हो तो वो बातें रुकती हैं जाके कपड़ों पर। खैर बहरहाल हम मजीद भी इस स्टोरी पे आगे बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। चूंकि आप अपने बच्चों को दाखिल कर सकते हैं और दाखिल इस तरह कर सकते हैं कि एक तो फ्री आपको तालीम मिलेगी और दूसरा ये जो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, बार बार आपके राउंड टेस्ट लेने, ट्रायल टेस्ट लेने, इसके साथ साथ फिर उनको चेक एंड बैलेंस करना। तो हमने देखा है क्योंकि इनके स्कूल में जो थे वो भी हुए, आपने देखा होगा इंतखाबात स्कूल के अलग हुए, प्रेसिडेंट बनाए गए, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। तो बच्चों को शऊर देना, बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे भी कम्पीट कर रहे होते हैं ये मुख्तलिफ लेवल्स पे जाके। तो ऐसा बिल्कुल ही ऐसा कह देना नहीं जी गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है, प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते, ये एक बिल्कुल ही नेगेटिव चीज हो जाएगी। हमें चीजों को पॉजिटिवली भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अब बहुत बेहतरी आ गई है। अच्छा, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, हम अपने मुल्क की सूरत में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनकी अगर आप एजुकेशन देखें तो वो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूलों से हुई। और पहले तो आपको पता होगा कि पहले क्या हालात होते थे, अब तो बहुत डिफरेंस है। पहले तो बच्चे वो टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे। अच्छा, उनकी स्टोरी सुनी जाए कि उन्होंने अपनी तालीम किस तरीके से हासिल की और वो जो एक मुकाम तक पहुंचे हैं, तो फिर उनसे उनकी जब स्टोरी सुनते हैं, यार आपने इतनी कम उसमें भी सहूलियात में भी माजरत
उस कम सहूलियात में भी आपने जो है इतना अच्छा पढ़ा और आगे आप इस मुकाम पर पहुंचे। तो मेहनत, वो कहते हैं ना, मेहनत और लगन जो है वो बड़ी जरूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, हाँ जज्बा है, तो आप देखें कितने, हम देखते हैं अक्सर हमारे पास स्टोरीज आई हुई होती हैं जी, फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड की बेटी ने इतनी अच्छी तालीम हासिल कर ली, क्यों? वसाइल इतने नहीं होते आपके पास। अच्छा, किसी मजदूर की बेटी ने या बेटे ने जो है वो तालीम हासिल कर ली। ये बहुत सारी ऐसी हमारे इर्द गिर्द स्टोरीज घूम रही होती हैं जो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि हर चीज का एक शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर मेहनत और कोशिश जो है वो जारी रखें, और दयानतदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने काम के साथ अपनी सिंसियर हैं तो आपकी डेफिनेटली आपके लिए राहें जो है कि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, चीजों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को पॉजिटिव रखेंगे, तो आपके साथ अल्लाह ताला खुद ऑटोमेटिकली चीजें भी पॉजिटिव करता है। ये हकीकत है, और ये आजमाया हुआ है। यकीन करो कि आपका एक ईमान और तवक्कुल जो है ना, वो आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लोग आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भी सोचते हैं, बहुत कुछ बुरा भी बोलेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अपनी कहते हैं ना राह सीधी रखेंगे, तो किसी के कहने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ होता है। तो एजुकेशन के हवाले से भी अभी हम जब देखेंगे कि हुकूमत जब आएगी तो शायद बेहतरी की तरफ चीजें जाएं, और हम एक होप भी है तमाम लोगों को इस टाइम, जिस तरह से नौजवान निकले हैं। आप देखें, बच्चियां निकली हैं, बच्चे निकले हैं वोट देने के लिए। वो यही था कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो आगे कैसा होगा। तो लोग एक बहुत सारी उम्मीदें जोड़कर बैठे हुए हैं। बेहतरी है कि बस अल्लाह ताला से उम्मीद भी है। क्या अगर इन्हीं नौजवानों को जो है कुछ देने की बजाय, चेक्स देने की बजाय, इनको जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाएं, जिनमें उनको मांगने की एटलीस्ट किसी से जरूरत ना पड़े, या कोई भी स्टाइपेंड एंड ऑल दैट देने की बजाय आप उनको जॉब्स प्रोवाइड करो, या उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लाओ कि आपने अपना बिजनेस कैसे रन करना है, तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारा एजुकेशन अगर सिस्टम अच्छा हो जाए, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, क्या चाहिए और क्या चाहिए और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। उनकी जानिब से चाइल्ड लेबर की मुहिम स्टार्ट हुई है, उस हवाले से बताइएगा। अच्छा, चाइल्ड लेबर की बेसिकली, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ लेबर्स के लिए भी काम कर रहा है, तो चाइल्ड लेबर एक डिफरेंट चीज ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कभी भी चाइल्ड लेबर के लिए काम नहीं करता। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अगर बच्चा जो है दुकान पे काम कर रहा है तो वो उसको रेस्क्यू कर सके। हाँ, कोई अगर आप कंप्लेन कर देती हैं उनको, तो वो देखते हैं कि अगर उन पर तशद्दुद हो रहा है तो वो जाके बच्चे को ले आते हैं, कंप्लेन भी दर्ज कर जाते हैं। बेसिकली जो इख्तियार है वो लेबर डिपार्टमेंट के पास ही है। लेबर डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ लेबर ऑफिसर्स हैं, ये जो है विजिट करते हैं पूरे शहर में और देखते हैं। इनकी एक जैसे मुहिम स्टार्ट होती है जब, तो ये पुलिस के इश्तराक से होता है और उन लोगों पे FIR बाकायदा दर्ज होती है। हाँ, फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कोई नहीं है और वो दुकान पे काम करता है, जैसे जो कुछ बच्चे दुकान पे काम करते हैं और सो जाते हैं, तो ये फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन को रिपोर्ट की जाती है कि इन बच्चों का कोई भी नहीं है, तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास जाता है। और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी लिंक कर रहा है। वो इस तरह लिंक कर रहा है कि आपने देखा होगा इनका एक प्रोजेक्ट चला था, 2 साल पहले की बात है, पर ये रन होते होते 1 साल लगा है कि जो बच्चे दुकानों पे काम करते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी एक माँ है और उसका खर्चा उसी बच्चे ने उठाना है, तो कोई उसको कब तक देगा। तो इन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था कि इनका जो सिलेबस था 2 घंटे की क्लास होगी और वो बच्चा भी 14 साल से बड़ी उम्र का होना चाहिए, और इसकी शर्त ये थी कि वो कोई ऐसा भारी काम ना करता हो दुकान पे, तो या सीखने वाला काम करता हो, जैसे मैकेनिक हो गए, इस तरह की चीजें हो। तो उन्होंने डिफरेंट शराइत रख के उन बच्चों को स्कूल में बुलाया और खुद इकट्ठा किया, एक पूरी टीम बना के जो बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, और उनका एक स्पेशली सिलेबस डिजाइन किया गया है। यानी अगर 14 साल का बच्चा, उससे कुछ आता नहीं है, तो 1 साल के अंदर अंदर उससे 8 तक पढ़ाएंगे, और फिर 8 के बाद उसका 9 का एक स्पेशल जो सिलेबस है डिजाइन करवा के उसे मैट्रिक के इम्तहानात दिलवाएंगे। इस तरह इन बच्चों की मैट्रिक हो जाएगी और फिर इसी तरह इनकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करवाएंगे, ताकि बच्चे जो है काम पे भी जाएं। उनको ये शिकवा था ना कि हमारे घर पे कोई होता नहीं है, तो इन बच्चों को छोड़ के जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, हमने बहुत सारे केसेस भी देखे पिछले दौरान। मुजरिम कौन भी किया हमारी टीम ने कि वो बच्चे के जो हाथ से पूरे कढ़ाई में डाल दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है
चाइल्ड लेबर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मिल के काम करते हैं। बस चाइल्ड लेबर जो FIR वो दर्ज करवाता है और इन बच्चों को रिकमेंड करता है, और पुलिस फिर इन बच्चों के वालिदैन को ट्रेस करती है। आया वालिदैन नहीं होते तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कंप्लेन की जाती है। और इस मुहिम में भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि चाइल्ड लेबर का जो है एटलीस्ट मुल्तान से खात्मा करने की कोशिश की जाए। एटलीस्ट वो बच्चे, अगर फॉर एग्जाम्पल कि उन बच्चों का कोई नहीं है, उन्होंने काम ही करना है, तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया जाए ताकि वो स्किल के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रख सकें। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह आप बात करिए ना खात्मे की, तो बहुत सारे जो हम दही इलाकों वाली साइड पे जाएं तो वहां पर ये देखने में आता है कि जिनके बच्चे हैं बहुत ज्यादा, तो वो ये होता है कि पढ़ा तो नहीं सकते, ना भी वो उनको भेजते हैं, तो उनका ये होता है कि ये हमारे लिए जो है एक इनकम का जरिया है, मतलब रोजगार है। जाहिर सी बात है, हम अगर हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे तो हम फिर खाएंगे कैसे। तो ये भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ इतनी सारी चीजें हम बेहतरी की तरफ करना चाह रहे होते हैं कि बच्चों को काम करने ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक तो उस तरीके से उनकी जहनी नशोनुमा भी नहीं हो रही होती, उस तरीके से तरबियत भी नहीं हो पा रही होती। तो कम से कम जो तालीम है वो आपको आपकी तरबियत करती है। तो वो चीजें जब नहीं हो पा रही होती तो लोगों का मोस्टली सिर्फ एक बात पे रह जाता है कि यार आमदनी कैसे हो। तो वो ये होता है कि सारे बच्चों को किसी ना किसी काम पे लगा देते हैं कि चले वहां से जो है वो काम भी सीख जाएंगे, हुनर भी आ जाएगा और फिर घर का ज्यादातर जो है, अगर मुल्तान सिटी में बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बैगिंग की तरफ ज्यादा आ जाते हैं, एक प्रोफेशन बना लिया है बैगिंग का। अच्छा, मांगना, क्योंकि मेहनत से ज्यादा जो है वो मांगना आसान है, क्योंकि लोग, अच्छा बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्पेशली मैं आज जब आ रही होती है, यकीन करो, स्पेशली जवान बच्चियां भी जो हैं वो रास्ते में खड़ी हुई होती हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया है, और लेकिन देखा जाए तो उनके जो है अगर आप कपड़े देख लें तो बहुत अच्छे पहने हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अच्छा वो नजर आ जाता है, जो एक होता है डिजर्विंग, वो भी आपको पता चल जाता है, जो एक आप प्रोफेशनल कभी आपके आगे हाथ नहीं फैलाता। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह के हालात थे, अल्लाह माफी दे, बहुत सारे मैंने ऐसे खानदान भी देखे जो रोड्स पे आ गए। अलिशा, मतलब बहुत दिल दुखता था। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सब्जियों, फलों और चिकन और अंडे के भाव जो हैं वो आम शहरियों को काफ़ी परेशान किए हुए हैं, क्योंकि कमी की बजाय दोबारा से इजाफा होना शुरू हो गया है। जबकि इन दिनों मौसम भी अच्छा हो गया है, फसलें भी आने लग गई हैं, लेकिन भाव जो हैं वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे। बात करें आज के ताज़ा भाव के हवाले से, सब्जियों में चाइना लहसुन और अदरक आम मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार हैं, जबकि इनकी सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका है। चाइना लहसुन जो है वो 504, थाईलैंड अदरक 460 रुपये किलो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई देती है। प्याज सरकारी कीमत में भी 2 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुका है, जबकि मार्केट में 200 से लेकर 240 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ मटर भी 160 से 200 में फरोख्त होने लगा है। मटर की कीमत में कमी हुई है, पहले 280 तक भी फरोख्त हो रहा था, लेकिन अब कुछ कमी देखी जा रही है। इसके साथ बात करें हरी मिर्च और टमाटर की, 120 में फरोख्त हो रहे हैं, आलू 60 में, लेकिन इसके साथ सब चना और सुहाजना अभी भी 400 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि कचनार जो है उसकी कीमत हैरान कुन है, क्योंकि अभी दूर दराज इलाकों से मंगवाया जा रहा है तो फी पाव 600 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी फ़ी किलो कीमत जो है वो तो आम शहरी का ख्वाब ही बन जाएगी उसको खरीदना। तो आने वाले वक्तों में दुकानदार कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन हैं, मजीद जब मकामी तौर पर इसकी फसल दस्तयाब होगी कचनार की, तो इसकी कीमत जो है वो कम हो सकती है, लेकिन अभी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अगर फलों की बात करें तो फलों का जायका भी गरीब के लिए बहुत महंगा हो गया है। अंगूर 800 में, अनार 600 में, सेब 240 से 400 में, पपीता 300, जबकि माल्टे 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इन दिनों इनकी सरकारी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है, यानी कि हुकूमती सतह पर भी फल महंगे किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में माह रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो हर साल ही ऐसा होता है, माह रमज़ान करीब आता है तो नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो भी अरूज पर पहुंच जाती है। तो फलों का मज़ीद महंगा होना इस बात की खबर सुना रहा है कि माह रमज़ान में भी फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी। इसके साथ अगर चिकन की कीमत की बात की जाए तो आज 573 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी निरखनामे में, जबकि इससे पहले 650 रुपये में भी फरोख्त होती रही है। अब कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन अंडे जो हैं वो मार्केट में अभी भी 400 रुपये दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं।
सरकारी कीमत काफ़ी कम हो गई है, 232 रुपये दर्जन मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन दुकानदारों ने रेट कम नहीं किए। तो इस हवाले से आम शहरी एक तरफ हुकूमती सतह पर होने वाली महंगाई से भी परेशान है और दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई जो उससे ज़रब होकर बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों चीज़ों से परेशान है। और ज़िले इंतज़ामिया आला हुकाम हुकूमत से मुतालबा करते नजर आते हैं कि महंगाई को काबू करें, आम शहरियों के लिए खाने पीने की अशिया खरीदना आसान हो सके। और जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है, माह रमज़ान में भी इसी तरह बढ़ी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा माह रमज़ान का महीना। तो आम शहरी काफ़ी परेशान नजर आते हैं और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं क्रैकडाउन किया जाए सब्जियों, फलों, चिकन और अंडे की कीमतों के हवाले से, ताकि गरीब को रिलीफ मिल सके, इस महंगाई के दौर में जीना आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही जिस तरह से हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, इसी तरह से है महकमा माहौलियात के हवाले से भी बात कर लेते हैं। स्टाफ की वहां पर बहुत ज्यादा कमी है, क्या कहना चाहेंगी? इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? नुकसानात तो हो रहे हैं स्टिल, क्योंकि आपने देखा जब स्मोक का था सीजन, तो उस हवाले से महकमा माहौलियात एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है जो जब भी सीजन चेंज होता है तो इस हवाले से वो एक्शन ले रहे होते हैं। पर उधर जो है अभी भी स्टिल फील्ड ऑफिसर की अगर मैं बात करूं सिर्फ 7 है, तो जो रिक्वायर्ड होते हैं वो एटलीस्ट 15 होते हैं। तो यानी आप सोचें फील्ड ऑफिसर सिर्फ 7 है और जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महकमा है और अहम महकमा होता है किसी भी शहर के लिए। और मुल्तान जो है जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और मुल्क का 7वां बड़ा शहर है। तो उस हवाले से आप देखें कि स्मोक की वजह से कितने स्कूल्स बंद हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे जो आपको वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे आप पैमाना नापते हैं कि इधर स्मोक ज्यादा और इधर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से लाहौर में तो लगाए गए हैं, मगर आपको मैं एक बात बताऊं, मुल्तान में कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जिससे हमें पता चल सके। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरा मैं जैसे आप बता रही हैं कि जो स्टाफ की कमी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी सिर्फ एक सीट है, यानी मतलब एक सीट पे ही है वो, 3 है रिक्वायर्ड है। यानी इधर जो है बहुत ना ही इनका बड़ा कोई ऑफिस है ना ही कोई बड़ा स्टाफ है। पर हम जब भी जाते हैं ये उन्होंने हमें खुद बातें बताई हैं कि हमें ये मसाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेन कर दी कि मेरे घर के पास कोई कूड़ा जल रहा है, जिसकी वजह से वो उनका कंप्लेन सेल नंबर है, तो टीम इधर आएगी आसमा की कंप्लेन सुनने गार्डन टाउन, या वो पहले देखेगी कि गुलगश्त में क्या हो रहा है, कोई बड़ी चीज तो नहीं हो रही। तो जो ये डिपार्टमेंट है एक अहम डिपार्टमेंट है और यही मतलब अगर सीट्स नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, वैसे काम ही नहीं हो सकता। अच्छा, कितने इदारे हैं वैसे अलिशा? हम आए दिन जब बात करें या तो फंड्स का मसला हमारे सामने आ जाता है या फिर हमारे पास स्टाफ के हवाले से बात आ जाती है। अच्छा, स्टाफ के हवाले से जब भी बात आती है तो मोस्टली जो लोग काम कर रहे थे उन बेचारों के साथ भी जो है ना कोई खास कोई उस तरीके से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाए, डबल काम करना पड़ रहा होता है उसी सैलरी पे। और उस हालात में जो है फिर हम लोग, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ फिर अदम बर्दाश्त भी है, हम फिर उन चीजों को भी बेयर नहीं करते। लेकिन ये मेरे ख्याल में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है हमेशा कि इन चीजों को जो है वो लुक आफ्टर किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन फिर हम वही क्या बात करते हैं ना कि सवालिया निशान हमें जो है वो मिलता है कि इदारों के हवाले से कि ना ही फंड्स हैं, ना ही सहूलियात हैं, ना ही अवाम को रिलीफ है। और फिर भी ये लोग इन्होंने इस दफा नो डाउट भट्टों पे बड़ी बड़े जो ऑपरेशन हैं वो तो किए हैं, पर हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर स्टाफ पूरा होगा तो वो कंप्लेन जो उन्होंने सेल बनाया हुआ है उस पे भी, जैसे मैं और आप कंप्लेन करेंगे तो हम खुद नहीं किसी को जाके कह सकते कि आप ये कूड़ा क्यों जला रहे हो, इधर कॉलोनी में क्यों जला रहे हो, या आप ये काम क्यों कर रहे हो, इससे माहौल जो है आलूदा हो रहा है। हम खुद नहीं कह सकते किसी को, मतलब लड़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, कह भी दे तो अगला माइंड कर जाता है ना, ये सबसे बड़ा कि आप अगर किसी को सही बात भी करें ना तो अगले को ये चीज गवारा ही नहीं है कि वो ये बात सुने कि जी आपने उसे गलत कह दिया है या आपने उसे कह दिया कि यार ये आपने क्यों किया। तो ये जब आप सवाल किसी से करते हैं तो वो अगले को इस चीज की बिल्कुल और इस चीज की आगाही हम नहीं महकमा दे सकते, आगाही देना भी लोगों को जरूरी है। लोगों को नहीं पता कि आग जलाने से माहौल आलूदा हो रहा है। अभी भी मैं समझती हूँ कि 60% लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी, ये जो प्लास्टिक जला रहे हैं, चीजें जला रहे हैं, ये कितनी नुकसानदेह हैं उनके अपने ही एनवायरनमेंट के लिए, किसी और के लिए नहीं, उनके अपने ही लिए कितनी नुकसान। अभी जो आए दिन हम बात करते हैं गाड़ियों के मेंटेनेंस के हवाले से भी, जो कि हमारे माहौल को बहुत ज्यादा आलूदा कर रहा होता है, धुआं स्पेशली। अच्छा, आए दिन इस पे बात भी हो रही होती है, हम देख भी रहे होते हैं, लेकिन अलिशा फिर वहीं पे आ जाते हैं कि लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। गाड़ियों के जो धुआं है, जो रिक्शों का धुआं है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र है, जो कि माहौल को भी हमारे जो है वो, अब आप उस तरीके से देखें, आप जब साफ हवा नहीं आपको मिलेगी
तो आप सांस किस तरह से, सांस आपको किस तरह प्योर लेंगे? ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगी? Pure दरख्त ऑक्सीजन। वैसे ही नहीं दरख्त काट हाँ, दिए गए हैं, तो ग्रीनरी मुल्तान का में ना issue वो है। खुशका सा हो गया है, जो ग्रीनरी होती थी ना मुल्तान की, एक शान, एक पहचान। तो इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही जी, जिस तरह से हम माहौल को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आप इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, बेहतरीन रखने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ करें। कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हम सब कुछ उठाकर जो है वो इदारों पर भी नहीं डाल सकते, हुकूमत पर भी नहीं डाल सकते। कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां जिसको हमें भी समझने की जरूरत है कि हम कहाँ बेहतरी ला सकते हैं। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि लोग कहते हैं जी एक बंदे के करने से क्या हो जाएगा। मैं समझती हूँ एक बंदे के करने से बहुत कुछ हो सकता है। एक और एक मिलकर जो है ना 11 बन सकते हैं। तो कतरा कतरा बन के जो है वो समंदर बनता है। आप थोड़ा सा भी अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको समझेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे तो लोग आपको फॉलो करते हैं। आप किसी सिग्नल पे भी आप रुकते हैं ना, तो आपको देखते हुए बहुत सारे लोग जो है वो रुकना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फॉलो नहीं करते, वो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कम से कम आपके दिल को एक तसल्ली होती है कि यार मेरा जो फर्ज है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसको पूरा किया है। चाहे आपके कहने से एक बंदा ही क्यों ना आपके साथ खड़ा हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा चलो मेरी वजह से एक किसी ने तो इस चीज को फॉलो किया। तो यूं ही अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए आप किसी के साथ जो है अच्छा कर सकते हैं, वो लाजमी अच्छा करें। और अगर आप किसी के साथ जो है नेकी कर सकते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा इंसान को हमेशा लेना चाहिए। ऐसा है कि नहीं अलिशा? बिल्कुल ऐसा है। हम अपना घर भी तो साफ करते हैं, तो हमें चाहिए मैं अपने यही तो कह रही आसपास हूँ। की चीजें भी हाँ। बेहतर रखें और लोगों को भी कहें जिनको हाँ। अवेयरनेस नहीं है। हम प्यार से भी लोगों को समझा सकते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि हमारा दीन भी हमें मोहब्बत ही सिखाता है और उसके वे कहते हैं मिठास जितनी आपकी होगी आपकी जुबान में उतनी ही उसकी तासीर होगी मीठी। तो आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही लोगों के ऊपर जो है वो इफेक्ट कहीं ना कहीं लाजमी करता है। मिठास से याद आया, आसमा आज मेरी बहन की बर्थडे है, तो आप उसको मिलके मेरे साथ विश भी कर दें। बिल्कुल जरूर, हम मिलकर विश करते हैं। अलीहा। तो अलीहा जी, अलीहा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको हजारों खुशियां नसीब करे और अलिशबा के साथ जो है आपकी यूं ही मिलजुल के रहें और अपने है ना? कपड़े भी शेयर करें। हाँ, कपड़े शेयर कर दिया करो भाई अलीहा। अलिशबा की शिकायत आ गई है। तो आपको बहुत सारी खुशियां अल्लाह ताला दे, ऐसे हजारों दिन आप देखना आपको नसीब हो। और इसके साथ ही अभी हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे इलाके में जो है ना कि डस्टबिनें लगी होती थी, कूड़ा फिल्टर का बहुत इंतजाम, अब कुछ भी नहीं रहा। आपकी आवाज हमारे घर के पास ब्रेक हो रही है, मुझे आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये कहा है कि हमारे इलाके में ना पहले के डस्टबिनें वगैरह हर इंतजाम होता था, कचरा नहीं होता था गली मोहल्लों, बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। कराची का सोचते थे देख रहे हैं, हमारी प्लाट है वहाँ पे कूड़ा उधर ही आग लगा देते हैं। अच्छा, इनकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल हाँ, ये कहना चाह रहे थे कि मुल्तानी कूड़ा क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे कि पहले जो है वो इंतजाम होता था और मेरे ख्याल में अब नहीं है, कुछ इस तरह की बात इसी तरह ही है ना अलिशबा? मुझे कुछ इतना सा ही समझ आया है। बारह वही बात है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे डस्टबिन लगाई। अच्छा, डस्टबिन होने के बाद भी अगर इंतजाम होता है डस्टबिन से बाहर कचरा, हाँ, अच्छा, लोगों की समझ आती वही आपने डस्टबिन, अच्छा आप मुतालबा कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी उन चीजों को भी गौर किया कि आपने जहमत नहीं करते कि आपने अपना कूड़ा जो है वो आपने जाके डस्टबिन में फेंक रहे हैं, आप वहीं से फेंकेंगे कुछ लोगों की तरह। मुझे हंसी आती है। बाहर रखी हुई है ना डस्टबिन, वो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ नुकसानदेह। जैसे ये पायलट स्कूल हो गया, फिल्ट्रेशन प्लांट भी आपका वही है, बच्चे आपके वहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं और उधर ही कूड़ा डस्टबिन है और फिर भी और सामने मार्केट है और लोगों को शिकवा है कि यहाँ से स्मेल आती है। आप लोग खुद भी तो ख्याल नहीं करते और वो बच्चे आ जा रहे हैं, कितनी वो आप देखते हैं डेंजरस चीज है वो। वहां पे दूसरे ही हाथ पे आप चलो तो वहां पे है पानी भर रहे हैं लोग। मुझे समझ नहीं आती वो गंदगी कैसे मिक्स हो रही है और फिर लोग कंप्लेन खुद ही कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो चीजें लगा के दी है आपको। वही ना कि हमने खुद भी तो कुछ अपना भी तो कमाल दिखाना है कि नहीं दिखाना भाई, अपने आपको भी सुधारना चाहिए ना इंसान को।
अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम ये भी बात कर लेते हैं, ये तो चले हमने अच्छी बातें भी, बर्थडे भी आज, फिर तुम केक खिला रही हो? हाँ चलें, केक खिलाती हूँ, उसके साथ पास लेके चलती हूँ आपको। केक भी वही खरीदेगी, काटेगी भी वही, खिलाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे रेडी रहो, हम आ रहे हैं प्रोग्राम के बाद जो है ना, हम आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, स्पेशल बच्चों के हवाले से भी बात हो जाए कि उनकी एजुकेशन के हवाले से हम हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ जो है उनको महरूमियों का वो शिकार रहते हैं। एक वैसे ही ओवरऑल बहुत सारी चीजें उनकी जो है ना वो मसाइल चल रहे होते हैं, और फिर एजुकेशन के हवाले से तो बहुत ज्यादा है। ब्रेल के हवाले से बात कर लेते हैं, वो अभी तक उससे महरूम है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस पे कह रहे थे कि काम हो रहा है ब्रेल के हवाले से, तो अभी तक उसके पर काम नहीं हो सका। आपने मुझे बताया था कि प्रोग्राम में जब अहमद हुसैन टेहर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ब्रेल पे काम करेंगे, पर स्टिल देयर इज नो वर्किंग। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इलेक्शन में बिजी हो गए, वो इलेक्शन में बिजी हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। और ना वो हार भी गए ऊपर से, तो अब जो है 1 मार्च को अब इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तो हम हर वक्त इस इशू पे बात करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारे नाबीना बच्चे हैं, बसारत से महरूम बच्चे हैं, उनकी मुश्किलात हल हो सकें। अब वही मसला होगा कि बोर्ड की जानिब से अभी भी काफी दफा बच्चों की जानिब से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमें जो है आप राइटर प्रोवाइड ना करें, हमें ब्रेल प्रोवाइड करो लिखने के लिए। जिन बच्चों को लिखना आता है आप उनको लिखने दो। और आसमा इनके जो सेंटर होते हैं वो मिक्स बना दिए जाते हैं, तो अब उनको बड़े मसले होते हैं। अब जो राइटर होता है आप उसको बोल बोल के लिखवा रहे हो, और इनको एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होता है आधे घंटे का। और जो क्लासरूम्स है वो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरा। और जो बच्चा है वो भी सही तरह आपको पता है कन्वे नहीं कर पा रहा होता। और एक सबसे बड़ा अहम इशू जो पिछले इम्तिहानात में हमें देखने को मिला था, यानी इनको एक मार्जिन दिया जाता है आधे घंटे का, पर जो आपका सुपरवाइजर था वो पहले ही पेपर ले लेता था। यानी अगर वो पेपर नॉर्मल बच्चे से 11 बजे लेगा तो उन बच्चों से भी 11 बजे ले लेता था। इतना बड़ा नुकसान है। और हमने देखा था इसके बावजूद बच्चों ने 80% से अबव, 90% से अबव मार्क्स दिए थे। तो वो बच्चे यही कह रहे थे कि हमारा भी हक है कि अगर हमें लिखना आता है तो हमें लिखने के लिए ब्रेल प्रोवाइड कीजिए। अब बोर्ड के पास ब्रेल ही नहीं है, ब्रेल कैसे प्रोवाइड होगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि अगर आप राइटर प्रोवाइड भी कर रहे हो, उनका सेंटर अलग बना दो। अब बच्चे तो ये थोड़े से ही होते हैं, एक स्कूल में सारे बच्चों का सेंटर बन सकता है, पर इन लोगों ने मिक्स किए होते हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से खुद दूसरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, इवन के जो आपका सुपरवाइजर है वो भी परेशान हो रहा है, और बच्चों को सेंटर ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। तो अभी इम्तिहान आने वाले, ब्रेल से बड़ा इशू ये वाला होगा इनके लिए कि या तो इनको एक अलग सेंटर प्रोवाइड करके दे दिया जाए, एक ही सेंटर। पहले हमने देखा था ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चे थे कि उनको टीचर बता नहीं पाते थे, उनको अलग तरीके से समझाना पड़ता था। तो पिछली दफा ये हुआ कि बोर्ड की जानिब से उनका जो एक सेंटर है स्पेशल स्कूल ही बनाया गया, और स्पेशल टीचर असाइन किए गए जो साइन लैंग्वेज में बच्चों को बता सके पेपर के बारे में, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ चीजें कंफ्यूजिंग भी होती हैं, बच्चों को नहीं समझ आ रही होती। तो उस हवाले से देखा कि उन बच्चों के लिए पेपर बड़ा स्मूथली रहा। तो अब दूसरे बच्चे बड़े नाबीना बच्चे, अब इनके लिए ये मसाइल का इनको सामना करना पड़ेगा, आगे पेपर भी होने वाले हैं फाइनल। अच्छा, ये है कि अभी जिस तरह हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं ना, कि बहुत सारे उनको हुकूमत की तरफ से बहुत सारी चीजें उनके लिए की जा रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस तरीके से उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है ना, जिस तरह से पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया। आप स्कूलों में जाके देखें, नो डाउट स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, और इनके लिए जो स्पेशली मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं ना, उनके लिए आप उधर कभी विजिट करें, आपको पता चलेगा कि उनकी पढ़ाई डिफरेंट है। मतलब उनकी पढ़ाई ये है कि अब मैं उनको सॉक्स पहनाना सिखा दूं ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक मेंटली चैलेंज बच्चे को मतलब रहना सिखा दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लेवल्स अलग होते हैं, बट उधर बच्चे काम है। क्या महकमे ने अपना काम किया, अवेयरनेस दी लोगों को कि आए एडमिशन लें। इतना बड़ा मतलब पंजाब हुकूमत की जानिब से आपको एक महकमा बना के दिया गया है, उसके स्कूल्स बनाए गए डिफरेंट कैटेगरीज के, उसमें टीचर्स असाइन किए गए, बाकायदा स्पेशलाइज्ड टीचर हैं जो हर कैटेगरी के स्पेशलाइज्ड टीचर हैं। फिर भी अगर बच्चे उन स्कूलों में कम है तो ये एक अलमिया है कि स्कूल। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमना बलोच, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आइल्स
ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर हमजा खान मलेजई, हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम स्पोकन इंग्लिश पे बात करेंगे, लैंग्वेज के हवाले से हम बात करेंगे, क्या स्कोप है यहाँ पे, मसाइल क्या है स्टूडेंट्स को, और साथ ही डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे मिर्गी के हवाले से। मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं और कितनी टाइप्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। और स्पोकन की आपको पता है कि आजकल जिस तरह से कहते हैं ना ज़माना जो है अब जिद्दत की तरफ जा रहा है, उसी तरह से के कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। और फिर हम बात करें इंग्लिश के हवाले से, तो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे कुछ यहाँ पर जनूबी पंजाब में हम देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस हवाले से बहुत सारे मसाइल भी रहते हैं। क्या कहेंगी आप? आपकी वैसे ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सबसे पहले तो ये बताएं ना आप ना। सबसे पहले थैंक यू सो मच अस्मा इनवाइट करने के लिए, और सेकेंडली ये है ट्रेनिंग बड़ी टाइट वाली जा रही है, बड़ी हेक्टिक रूटीन जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितना मतलब लोगों का एप्टीट्यूड है वो थोड़ा लैंग्वेज की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया है। मतलब वो थोड़े और कॉन्शियस हो गए हैं। अब अगर देखा जाए तो जॉबियंस को भी फील हो रहा है कि मतलब हमें लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब हम सोसाइटी में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अगर जो न्यू जनरेशन आ रही है वो थोड़ा अच्छे लैंग्वेज की तरफ आ रही है, तो हमें भी थोड़ा फील हो रहा है कि हमें भी थोड़ा इसके ऊपर काम करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि आजकल आपको पता है कि लैंग्वेज के बगैर हम अगर देखा जाए, हम सेकेंडली जो भी आ रहा होता है मतलब हमारा फोकस यही होता है कि सबसे पहले तो मतलब वो किस तरीके से बात करे, जज भी हम इस लिहाज से करते हैं। हाँ, ये अच्छा सबसे नहीं। अच्छा, आपने कोई इवेंट की अब अपने कोई भी इवेंट भी स्टार्ट करना है, कोई कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले अच्छा यार ये इंग्लिश में पहले बात करता है या नहीं करता, पहले चेक करना। और इंग्लिश भी अच्छी बोलता है या जस्ट मतलब नॉर्मल बोलता है, तो ये चीजें बहुत कॉन्फिडेंट होती है। मैटर करता है, एक्सेंट भी साथ मैटर करता है। नॉर्मल इंग्लिश बोल लेना वो आजकल इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ और प्रॉपर एक्सेंट के साथ बोलना ये थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है आजकल लोगों के लिए। तो ये ज्यादातर मतलब कॉन्सिडर्ड ये चीजें जो होती है ना, मेन इशू जो क्रिएट कर रहा है वो फ्लुएंसी और एक्सेंट कर रहा है आजकल, जो ज्यादा हम जिसको हम देख रहे हैं कि एक मेजर इशू जिसको हम कहें। आप क्या समझती हैं उस तरीके से अभी जो है इस पे कितना काम हो रहा है? क्योंकि हमारे एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों में हम देखें तो उस तरीके से प्रॉपर उस तरह के इंग्लिश को इतनी लैंग्वेज को इतना वो नहीं किया जाता, क्योंकि टीचर्स भी उस तरीके से मोल्ड नहीं है। तो आप नहीं समझते एक बड़ा चैलेंज है? बड़ा चैलेंज तो बहुत कम है, इसको हम कुछ और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही बड़ा चैलेंज है। और स्पेशली एक ट्रेनर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक स्टूडेंट आया है बेसिक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो घर का एनवायरनमेंट नहीं है, किसी ने इनकरेज नहीं किया, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसने बाहर जाना है। बाहर जाना है तो उसने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, और ऐसे स्टूडेंट को मैनेज हम लोग करते हैं। मतलब ट्रेनिंग उनकी मतलब एक कह लें कि हमारी जो स्ट्रगल है ना उनके लिए वो एक साइड पे हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूट उनकी लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट के लिए कितना है, तो ये सबसे ज्यादा मैटर कर रहा होता है। तो ये चीजें तो समझ लें एक बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है। चलें इस चैलेंज को मजीद भी आपसे जानते हैं, साथ ही डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मिर्गी के हवाले से जो है आप क्या कहना चाहेंगे बेसिकली, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी मैं समझती हूँ अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। मिर्गी है क्या? असल में ना बेसिकली जो मिर्गी या एपिलेप्सी या झटके दौरे की बीमारी, ये एक बहुत ही कॉमन और आम दिमागी बीमारी है, जिसमें दिमाग के सेल्स जो कि कॉर्टिकल न्यूरॉन्स हैं वो समझ लें वो आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में अल्लाह की तरफ से ना तकरीबन 50 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और आम रूटीन में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो एपिलेप्सी में बेसिकली एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है कि मतलब एक बरकियाती इखराज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मरीज में ना चंद हरकत रुनुमा होती हैं, जैसे कि उसकी आंखें फिर जाती हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जबान जो है वो दांतों के दरमियान आके कुचली जाती है, या बाज़ औक़ात मरीज का पेशाब या पखाना भी उसके कपड़ों में निकल जाता है। ये तो मिर्गी की एक सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसको जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इसके अलावा भी मिर्गी की मजीद बहुत इकसाम मौजूद हैं। अच्छा, उन टाइप्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मोस्टली तो जब अच्छा इस तरह के जब हम सिम्टम्स देखते हैं तो बहुत सारे लोग तो इसको और भी चीजों के साथ जो रिलेट करते हैं। अच्छा, मोस्टली आता है कि अच्छा यार पता नहीं इस बच्चे के ऊपर जिन आ गया या बच्ची के ऊपर जिन आ गया, तो वो मतलब इस तरह की बहुत सारी मिक्स है, मिथ्स भी हैं, तो कह नहीं सकते कि अच्छा, क्योंकि हम लोग उस तरीके से ट्रीट नहीं करते ना, पेशेंट को भी नहीं समझ आ रहा होता, ना ही जो पेशेंट को संभाल रहा होता उसको समझ आ रही होती है। अच्छा, इसकी और टाइप्स जो ये तो सबसे कॉमन टाइप थी जो मैंने आपको बताई, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी। इसके अलावा बच्चों में एब्सेंस एपिलेप्सी बहुत कॉमन है। मतलब स्कूल से अक्सर शिकायत आती है टीचर की तरफ से कि आपका बच्चा जो है
वो बोर्ड की तरफ कुछ सेकंड्स के लिए देखता रहता है, मतलब वो खला की तरफ घूरता रहता है, टिकटिकी बांध के देखता रहता है, तवज्जो नहीं करता, तो वो टीचर से भी बेचारा डांट खा रहा होता है और घर में भी पेरेंट्स से भी डांट खा रहा होता है। हालांकि वो एपिलेप्टिक होता है, जिसमें चंद सेकंड्स 3 या 5 सेकंड के लिए बच्चा जो है वो एब्सेंस हो जाता है अपनी रूटीन से। ये एब्सेंस एपिलेप्सी है। इसी तरह एक मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी है, जिसमें 1 सेकंड से भी ना 1/4 सेकंड समझ लें, उसमें मरीज को अचानक से झटका लगता है, जो उसके हाथ में कोई कप है या ग्लास है वो गिर जाता है, खातून है बर्तन उसके हाथ से गिर जाते हैं। ये मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में होता है, नाश्ता करते हुए खातून के हाथ से चाय का कप गिर जाएगा या मर्द के हाथ से, मतलब कोई भी चीज जो उनके हाथ में मौजूद है वो गिर जाएगी। ये मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी या मायोक्लॉनिक सीजर्स हैं। इसके अलावा एटोनिक एपिलेप्सी है कि एक लड़का या लड़की मतलब वो चल के जा रही है, अचानक बगैर ठोकर खाए वो गिर जाएगी। ये एटोनिक एपिलेप्सी है। उसमें होश भी बरकरार रहेगा, कोई झटका भी नहीं लगेगा, लेकिन चलते हुए अचानक से वो बगैर ठोकर के गिर जाएगी। अच्छा, अगर एक दफा गिरे फिर तो बच्चा शामिल है या मुसलसल? वो उसमें ना काफी सारी डिजीजेज हैं। अच्छा। जिसमें हमने रूल आउट करना होता है। ये एक एपिलेप्सी की टाइप है, लेकिन सिंकपी हो सकता है पेशेंट को, वो मतलब चक्कर आने से भी गिर सकता है। हाँ। वो फिर एक जो बेहतरीन मुआलिज है वो ही उसमें डिफरेंस कर सकता है। तो ये काफी सारी टाइप्स हैं एपिलेप्सी की। इसी तरह एक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बहुत कॉमन है। उसमें ये होता है कि जो मरीज होता है वो चंद सेकंड के लिए मदहोश हो जाता है, मतलब वो आपके साथ बैठा है लेकिन अचानक से ना उसकी जो गुफ्तार है वो खामोश हो जाएगा, या बाज दफा बेजा गुस्सा करना शुरू कर देगा, या जो देखने वाला आदमी है उसको मायूब लगेगा कि वो अचानक से अपने मतलब लिप्स पैकिंग मूवमेंट्स होती हैं उसमें कि वो अपने लिप्स की मुख्तलिफ जाविये बनाएगा या दांत चबाना शुरू कर देगा। खातून है उसका वो अपना दुपट्टा बार बार सीधा टेढ़ा करना शुरू कर देगी। वो देखने वाले को लगेगा कि शायद ये ना कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस में है। अच्छा, मोस्टली तो यही आता है ना कि अच्छा इस बंदे को एंग्जाइटी डिप्रेशन तो आजकल खैर बहुत ही चल रहा है, कॉमन हो चुका हुआ है। तो उसमें तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि मतलब आपको कुछ भी जो समझ ना आ रहा हो तो समटाइम आप होता है कि आपकी बॉडी भी शिवरिंग होने लग जाती है, समटाइम आपके डिफरेंट आपके ऊपर सिम्टम्स जो है वो जाहिर होने लग जाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आप पेशेंट को उस दौरान कोई भी सवाल करेंगे वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस टाइम बेसिकली मदहोश सा हुआ होता है। बाज़ दफा उसको गुस्सा आ जाएगा फौरन, वो आप पे बेवजह भड़क पड़ेगा, हालांकि वो बेसिकली एपिलेप्टिक है, लेकिन लोग उसे शायद एंग्जाइटी डिप्रेशन समझ के ना ट्रीट ही नहीं कराते। तो इसीलिए आज का बेसिक हमारा जो मकसद था कि अवेयरनेस मिले पेशेंट्स को, और वो एपिलेप्सी को एपिलेप्सी ही समझें। अब ये बीमारी को बीमारी ही समझे, उसको अपनी तरफ से जो है वो चीजें समझ के उसका अच्छा खुद एक होता है ना सेल्फ मेडिकेशन भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, बहुत। अच्छा, कुछ भी इस तरह का हो तो हम लोग हमारे पास फिर मशवरा देने वाले हजारों लोग भी ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं कि अच्छा यार मुझे इस तरह का कोई इशू हुआ था, चलो तुम ये मेडिसिन खा लो तो या तुम इस तरह से इलाज कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे, क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, या खर्चा बचाओ और जो है अपना ये मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे। ये जो स्टैट्स हैं वो भी यही शो करते हैं। इवन शहरों में अगर 100 मरीज एपिलेप्टिक हैं तो पाकिस्तान के स्टैट्स के मुताबिक सिर्फ 30 पेशेंट्स ना वो अपना इलाज करवाते हैं एपिलेप्टिक, और शहरों में 70% लोग अपना इलाज नहीं करवाते, और देही इलाकों में तो तकरीबन 80 to 90% लोग हैं वो उस मरीज को लेके घूमते रहेंगे, उसकी इतने मतलब झटके पड़ के दिमाग को डैमेज हो जाएगा, लेकिन इलाज नहीं करवाएंगे, वही दम दरूद और इन्हीं चीजों में घूमते फिरते रहेंगे। अच्छा, ये इस हवाले से मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ साथ हम जिस तरह लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे थे, अच्छा आप क्या समझती हैं लोगों के क्या मसाइल हैं, मोस्टली लोगों के क्या मसाइल स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? इसमें जो मेजॉरिटी मेरे पास आ रही है ना, उनका जो सबसे ज्यादा इशू है वो कॉन्फिडेंस का जा रहा है। कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो इन्वायरमेंट का एक प्रेशर कह सकते हैं ना, कि सोसाइटी का प्रेशर है कि कुछ बोलेंगे तो लोग हंसेंगे कि हम सही तरीके से बोल नहीं सकते या अपना आइडिया कन्वे नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उनको अगर हम एक एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, हम उनको बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें कि इट्स ओके मैं तो सुन ही नहीं रही, आप लोग कन्वर्सेशन करें, मैं 2 लोगों को बिठा देती हूँ कि आप लोग आपस में गपशप करें, तो मैं इग्नोर कर रही हूँ लेकिन मैं सुन रही होती हूँ, वो बड़ा अच्छा बोल रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज एक फैक्टर होता है ना कि वो मतलब एक कि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ गलत बोलेंगे तो लोग मतलब हम पे हंसेंगे, मैम है वो सामने देख रही हैं वो हमें क्या कहेंगी। तो ये चीजें जो है ना, मुझे जहां तक लगता है तो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में ना कि अपनी बात को डिलीवर कैसे करना है, और अगर लैंग्वेज बोलने भी आती है ना तब भी मतलब नहीं बोलेंगे कि भाई क्यों पता नहीं हम ठीक बोलते हैं या नहीं बोलते ना। तो ये हर्डल्स बहुत ज्यादा मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा है। तो फिर इनको कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि ये भी एक चैलेंज होता है कि अब उस तरीके से अब ये मसाइल आ तो गए, इनको हल कैसे कर रहा है?
अच्छा, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो सारे ऐसे ही होते हैं, मतलब जिनको टोटली मतलब इंग्लिश नहीं बोलने आती, और वो एक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं मेरे पास कि अगर हम जा रहे हैं, हमने स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल के हम बाहर निकलेंगे। और मेरी 100 में से लाइक 110% मेरी ट्राई होती है कि उनके एक्सपेक्टेशंस पे मैं भी पूरा उतरूं। तो उनके लिए ये होता है मैं डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करती हूँ, उनमें मैं खुद भी इंडल्ज रहती हूँ उनके साथ। तो समटाइम्स ये होता है कि मैं उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे चली जाती हूँ, अच्छा भी बताएं दोस्तों के साथ क्या क्या करते रहते हैं, वो थोड़ा बताएंगे। समटाइम्स लाइक दे आर स्पेंड टाइम सम सॉर्ट ऑफ कॉर्नर्स एंड लाइक दिस, तो वो मतलब थोड़ा इजी हो जाते हैं मेरे साथ ना, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करते करते चले अब ऐसा करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो ना एक जो उनका लैंग्वेज फ्लो बना हुआ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश पे ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, लाइक उन पे चेंज हो जाता है, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो उर्दू में कंफर्टेबल हुए हुए होते हैं। तो प्रैक्टिस उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती है। समटाइम्स ये होता है कि मैं कन्वर्सेशन एक्टिविटीज करवा रही होती हूँ, समटाइम्स उनको इमिटेशंस करवा रही होती हूँ कि मैं बोल रही हूँ, मेरा सेंटेंस सुने और इसको एज इट इज रिपीट करे। तो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग होता है ऐसे स्टूडेंट को कवर करना, लेकिन हो जाता है मैनेज। अच्छा स्टूडेंट जो हो ना, वो कैरी भी मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो कवर करते हैं। अच्छा, क्योंकि हर किसी की पिकिंग पावर जरा डिफरेंट होती है, कुछ जरा जो है वो जरा लेट जाकर जो है वो चीज़ों को समझते हैं और उसको पिक करते हैं, कुछ लोग जो है वो फौरन से उसको पिक करके अपने चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, फिर अभी जिस तरह से हम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो अभी उस तरीके से जिस तरह हमारे घरों में भी जाहिर सी बात है उस तरीके से तो नहीं, बहुत कम हम देखते हैं कि घरों में इंग्लिश बोली जाए या बच्चों के साथ आप बोलें। मोस्टली होता है कि आप उर्दू में ज़्यादा बात करते हैं, या फिर जो आपकी मादरी जुबान है ना आप उसमें, या सराइकी भी हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ सराइकी पंजाबी सब मिक्स है, तो मोस्टली घरों में पेरेंट्स जो हैं या बहन भाई भी हैं, तो वो इसी लैंग्वेज में जो है वो बात कर रहे होते हैं। क्लास इंग्लिश की चल रही थी, मेरे साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रही होती है, साथ जो फेलो बैठा है उर्दू में, घर से कॉल आ जाए सराइकी में बात करते हैं। मैं एट अ टाइम 3 लैंग्वेजेस को डील कर रही होती हूँ। तो कैसे मजा आता होगा? नहीं, मजा आता है। मतलब समटाइम्स किसी के घर से कॉल आती है तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली सी बात है, वो उनसे मतलब जो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है वो सराइकी में बात कर रहे होते हैं। तो इधर से हाँ ठीक है मैं करता हूँ, मैं वो ट्राई कर रहा होता है, मैं क्लास में हूँ कि मैम देख रहे हैं मुझसे इंग्लिश में बात करनी है, साथ फेलो बैठा तो उससे उर्दू में करनी है, घर से सराइकी में डील करना है। तो मतलब एट अ टाइम एक समझ ले मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है कि भाई देख रहे हैं हम एक चीज को, वो सीख रहे हैं। आपकी ये लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, तो साथ साथ आपका जो है ये आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने कंपटीशन में जाना है, मतलब एक किस्म का आपने अगर यहाँ से मुल्क से बाहर जाना है या यहीं पर रहकर जो है अपनी एक अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस की तरफ जाना है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो डीलिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका जितना भी कम्युनिकेशन, आपकी स्किल अच्छी होगी, उतने ही आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, उस हवाले से जो है फिर साथ साथ हम ये भी तो देखते हैं कि अच्छी लैंग्वेज जो है वो कितना टाइम लग जाता है। आप समझते हैं कि उस फ्लो को बेहतर करने में कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि कोर्सेज हम करवा रहे होते हैं कि जी मोस्टली हम देखते हैं जिस तरह 2 माह का है या 3 माह का है, 6 माह का है, कुछ साल पे चले जाते हैं, इस तरह के कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। इसमें आप इसके हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, कोर्सेज की ना मतलब अगर डिफरेंट कैटेगरीज की बात चले जाए, हमारे पास ने डिपेंडेंट होती है स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, एक स्टूडेंट आ रहा है वो बिल्कुल मीडियोकर है, तो मतलब उसको हाउ नाउ ही नहीं है इंग्लिश से रिलेटेड, उसको प्रोबेबली 6 मंथ्स लग सकते हैं, मतलब वो 6 मंथ में होता है। एक स्टूडेंट है उसको मतलब आइडिया है, वो बोल सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, उसको 3 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश बोलने आती है लेकिन उसको एक्सेंट अच्छा नहीं है, फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी नहीं आती, वो हार्डली 2 मंथ्स में कवर कर लेता है। ये डिपेंड होता है, लाइक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस क्राइटेरिया के साथ हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही जिस तरह हम स्पोकन इंग्लिश के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम डॉक्टर साहब से मिर्गी के हवाले से भी जान रहे हैं कि अच्छा इसकी जो कॉजेज की तरफ भी आ जाते हैं। टाइप्स हमने जान लिए हैं तो थोड़ा कॉजेज भी जान लेते हैं कि किस वजह से होता है। अच्छा, 8 से लेके 21 साल की एज में ना आइडियोपैथिक है कि मतलब कोई कॉज नहीं मिलती इसमें, लेकिन काफ़ी मतलब एपिलेप्सी की टाइप्स में उसकी कॉजेज मिल जाती हैं। बाज़ दफ़ा स्ट्रोक के बाद बच्चों में मतलब हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है। इन्फेक्शंस हैं, ब्रेन इन्फेक्शंस हैं जिनमें मतलब एनकेफ्लाइटिस है, जैसे दिमाग की झिल्ली है, अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है या बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ है बचपन में, तो वो एक रिस्क फैक्टर है, वो एक कॉज बनती है आगे जाके एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने की। इसी तरह ट्यूमर है, वो एक कॉज बन सकती है। तो काफ़ी सारी इसकी तो काफ़ी सारी मतलब कॉजेज हैं। ठीक है,
तो फिर इनके अगर किस तरह से सिम्टम्स तो आपने बता दिए कि भाई क्या क्या हो सकते हैं, तो फिर जब आप इनको ट्रीट करते हैं तो वो किस तरीके से डायग्नोज कैसे हो सकता है चीजें, इनकी बीमारी कौन सी इनको जो है वो हो सकती है और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? जी। अच्छा, इसके ना डायग्नोसिस कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मतलब हम पहले तो सबसे पहले हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की हिस्ट्री लें, क्योंकि बाज दफा पेशेंट को एंग्जाइटी ही होती है ओरिजिनली, या उसको एक सूडो सीजर्स होते हैं जिसको ना हम PNES बोलते हैं, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, उसमें भी मरीज को झटके लग रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली मिर्गी नहीं होती, ठीक है, तो उसको रूल आउट करना होता है। तो इसी तरह माइग्रेन का जो ऑरा है उसमें भी मरीज थोड़ी देर के लिए मदहोश होगा, उसमें माइग्रेन में भी बिल्कुल ये उसके एक डिफरेंशियल्स में आ जाता है। तो हिस्ट्री सबसे पहले, एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में 2 टेस्ट ही हमें मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं, एक MRI ब्रेन विद एपिलेप्सी प्रोटोकॉल और दूसरा EEG इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इसकी थोड़ी सी उसमें चले जाएं कि मिर्गी जो है वो कितनी इसके जो दौरे हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और इससे कितने लोगों की डेथ हो सकती है? अच्छा, मिर्गी बेसिकली बहुत ही कॉमन है और इसकी जो इंसिडेंस है ना एक आबादी में वो 1% है। लेट्स सपोज अगर मुल्तान की आबादी 30 लाख है तो 30 लाख में तकरीबन 30,000 लोग इस मर्ज का शिकार हैं। सही, ठीक है। तो जो 1% की इंसिडेंस की वजह से ना तो वो पेशेंट एक्चुअली ना हमारे पास पहुंचते ही बहुत कम है, वो बाहर बाबों के पास घूमते फिरते रहते हैं और बेहतरीन मॉलिज के पास पहुंचते ही नहीं। तो खतरनाक तो है लेकिन ट्रीटेबल है, मतलब इसमें अगर प्रॉपर डोज मिले पेशेंट को, प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर वक्त के लिए ले, तो इसमें तकरीबन 70 से 75% मरीज ऐसे हैं कि जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बाद वो विदाउट मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। ठीक है। चंद ही एक्साम ऐसी होती हैं जिनमें सर्जरी करानी पड़ती है, वो 2 से 3% है। अच्छा, उसमें सर्जरी की क्या, आप ब्रेन की? हाँ, ब्रेन की। वो जब हम MRI कराते हैं उसमें फिर हमें लेट्स सपोज ट्यूमर निकल आया पेशेंट को, तो ट्यूमर की सर्जरी होगी तो वो उसके बाद थोड़ा अरसा कुछ अरसा मेडिसिन चलेंगी, 6 माह 1 साल, वो फिर हम बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं बताना ये चाह रहा था कि मरीजों के लिए खुशी, मतलब ये खुशी की बात है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होगा और दवाइयां सारी उम्र नहीं खानी पड़ेंगी, वरना ये भी एक मिथ है कि एक दफा मिर्गी हो गई है तो सारी उम्र। अच्छा, मोस्टली तो यही कहा जाता है कि जो मिर्गी के जिनको दौरे पड़ते हैं वो यूं समझ लें कि लाइफ टाइम है, वो किसी टाइम भी कुछ भी उनको हो सकता है। अगर वो मेडिसिन खाते रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे, अगर जैसी मेडिसिन से वो हटेंगे तो वो चीज उनकी दोबारा से उनके ऊपर जो है उनको इफेक्ट करेगी। नहीं, ये बिल्कुल वो एक मतलब मिथ है, ये सोशल टैबू है कि मरीज को सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। मिर्गी के मरीजों के साथ यही तो बेचारों के साथ मसला है। हालांकि शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज भी तो सारी उम्र अद्वियात खाता है, दिल का मरीज भी सारी उम्र अद्वियात खाता है। वैसे तो आजकल मैं समझती हूँ कि हर बंदा दवाई पे चल रहा है। तो लेकिन दवाई खाएगा तो ठीक रहेगा और दवाई नहीं खाएगा तो बस फिर। लेकिन मिर्गी काबिल इलाज है। इसमें 70% मरीज अगर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज होके प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करा ली जाए और वो रेगुलरली ले, नागा ना करे। इवन अगर मैं ये कहूं कि एक फिक्स टाइम पे दवाई उसने लेनी है डेली, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो 70 to 80% हमारे मरीज ऐसे होते हैं कि 3 से 5 साल के बाद वो मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप सिम्टम्स बता रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो उसके दौरे पड़ते हैं। और अच्छा, बहुत सारे लोगों के मुंह से तो झाग भी निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो कई घंटे बेहोश रहते हैं और उसके बाद वो होश में आते हैं, तो उस दौरान जो है वो भी बताइएगा कि वो क्या रीजंस हैं। अच्छा, बेसिकली मुंह से झाग निकलना या हाथ पांवों को मुड़ जाना, और इवन के कुछ लोग तो मैंने क्योंकि मेरे कॉलेज में इसी तरह एक लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से ये कहा कि इसके अंदर कोई या तो जिन्न आ गई है या कोई आत्मा आ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके रिएक्शन, उसकी चीखें और वो जिस पेन में थी बेचारी, तो जाहिर सी बात है हम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो एक जाहिर सी बात है उसके लिए था कि मुंह से झाग निकल, सबने कहा कि शायद इसकी डेथ हो सकती है, जिस तरह की हालत उस बेचारी की हो गई थी। ये इस हवाले से भी। अच्छा, ये बेसिकली ना मिर्गी जो है ये एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का, तो ये 1 से 1.5 मिनट का ही दौरा होता है। मोस्टली 90% लोगों में ये 1 से 1.5 मिनट का ये दौरा पड़ेगा। उस दौरान मरीज के साथ बेहतर भला यही है कि आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ, मतलब उनको अगर इस तरह से कुछ किसी को हो जाता है तो फिर क्या करना तो चाहिए? वो बताता चलूं कि मरीज को सबसे बेहतर ये है कि उसको करवट दिलवा दें। अच्छा। और कोशिश ना करें कि उसके मुंह में बाज लोग चम्मच देने की कोशिश करते हैं, पानी पिला रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत करते हैं। ये मतलब मरीज के साथ फायदा करने की बजाय उसका नुकसान कर रहे होते हैं। 4 लोग उसका बाजू पकड़ लेंगे, कोई टांगे पकड़ लेंगे। वो दौरा 1.5 मिनट का है, वो 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो ही जाना है। तो वो
अगर आप उसके बाजू मरोड़ेंगे, टांगे पकड़ेंगे, तो अक्सर मरीज मिर्गी के दौरे से नहीं नुकसान इतना होता जितना आप उसको शोल्डर डिसलोकेट करा के आ जाते हैं, इवन मतलब फ्रैक्चर करवा के आ जाते हैं, वो दांतों के दरमियान चमच दे के उसके दांत मतलब डैमेज हो जाते हैं, अक्सर दांत टूट जाते हैं बच्चियों के या बच्चों के। तो बेसिकली मिर्गी के दौरे के दौरान आपने करना ये है कि उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए खुला छोड़ दें, उसको करवट दिलवा दें, ताकि अगर उसको खुदा ना खास्ता कोई झाग शाग है वो साइड पे मुंह से निकल जाए, बजाय इसके कि वो फेफड़ों में चली जाए और उससे इन्फेक्शन हो। अच्छा, वो झाग का निकलना जरूरी है? हाँ, कि अगर वो बेसिकली जो फिट होता है ना वो 1 से 1.5 मिनट का, उसके दौरान यही 5 से 6 चीजें हैं कि उसकी आंखें ऊपर को चढ़ जाएंगी, बॉडी जो है पहले स्टिफ होगी कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर जर्क्स लेना शुरू कर देगी, टॉनिक और क्लॉनिक मतलब फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, मुंह से झाग निकलेगी, बाज दफा पेशाब या पखाना भी बीच में निकल सकता है कपड़ों में। लेकिन ये जो फिट है, ये जो सीयर होता है, ये बेसिकली 1 से 1.5 मिनट का ही होता है। तो आप उस मरीज के साथ जो भला कर सकते हैं ये कि आप उसको करवट दिलवा दें, 1 से 1.5 मिनट के दौरान वो फिट खत्म हो जाएगा। हाँ, इन केस कि अगर वो फिट 5 मिनट से ज्यादा दौरानियों के लिए हो तो फौरन 112 को बुलाकर उस मरीज को करीबी अस्पताल में इमरजेंसी में लेके जाएं। वो बहुत ही कम परसेंटेज मतलब 2 to 3% पेशेंट्स में उसको फिर हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। जो एपिलेप्टिक फिट है, अगर 5 मिनट की दौरानिये से ज्यादा बढ़ जाए, या अगर मरीज को एक फिट पड़ा है और वो बेहोश हो गया है चंद मिनट के लिए और होश आने से पहले दोबारा फिट पड़ गया है, तो ये 2 सूरतें हैं जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। लेकिन ये 1 से 2% एपिलेप्टिक पेशेंट्स में जिंदगी में ये जो फिट्स पड़ते हैं ये डेली बेसिस पे हैं या हो सकता है, या आपको महीने में जिस तरह होता है कि एक दफा हो जाना या 2 महीने के बाद हो जाना, या समटाइम इंसान जिस तरह से बहुत ज्यादा टेंशन के माहौल में है, डिप्रेशन में है, कुछ इस तरह से, इस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल, जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है ये इसकी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में आ जाता है। ठीक है। एपिलेप्सी के या मिर्गी के जो एग्रेवेटिंग कॉजेज है ना, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज लैक ऑफ स्लीप। ठीक है। ये मोबाइल की रोशनी, मतलब जो आपका ये स्क्रीन टाइम बढ़ गया आजकल लोगों का कोविड के बाद, तो ये स्क्रीन टाइम का बढ़ना, और दूसरा ये कि मतलब स्ट्रेस, तीसरा जो एंजाइटी और स्ट्रेस, ये इन वजह से बढ़ जाता है। लेकिन ये किसी भी मरीज को दिन में 2 दफा भी पढ़ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि साल में 2 दफा पढ़ें। तो ये बताया नहीं जा सकता किसी भी मरीज को कि आपको जो फिट अगला है वो कब पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली वो तो आपके लिए यूं समझ लेना कि वक्ती एक चीज आपको थोड़ी सी आप तसल्ली में आते हैं कि हाँ शायद, लेकिन हो सकता है कि वो चीज आपको जो है फौरन अटैक कर दे। जी बिल्कुल। तो ये किसी टाइम भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए हो सकता है, पेशेंट को नहाते हुए हो सकता है। तो इसीलिए हम काफी सारे अपने जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पे एपिलेप्टिक पेशेंट पे हमें ना उसकी फैमिली की और केयर गिवर्स की आधा पौना घंटा हर पेशेंट के केयर गिवर की काउंसलिंग और उसको ये सारी चीजें हमें बतानी होती हैं। अच्छा, जाहिर से होता है पेशेंट तो ऑलरेडी उस चीज को लेके डिप्रेस होता है, परेशान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अच्छा, जो उसको संभाल रहे होते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए भी उतनी ही मुश्किलात होती और एंजाइटी में आ जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसी बात है उन ऐसे पेशेंट्स को जो है वो आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते, जिस तरह ड्राइव क्या कह रहे हैं, ड्राइव के दौरान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं जा रहा हो, तो वो तो आपके लिए एक बंदा साथ होना बड़ा लाजमी है कि आप कहीं भी जाएं वो आपके साथ हो, ताकि आपको अगर कोई भी इस तरह का मसला हो सकता है तो एटलीस्ट आपको संभाल सके। बिल्कुल, हम पेशेंट्स को यही प्रिकॉशंस करते हैं कि 5-6 चीजें हैं जो उसने अवॉइड करनी है। एक, हाइट पे अकेला ना खड़ा हो जाके, खुदा ना खास्ता उसको हाइट पे फिट पड़ गया और वो नीचे गिर गया तो वो जान जा सकती है। इसी तरह अगर 6 माह तक उसको फिट नहीं पड़ा और प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है फिर तो वो गाड़ी चला सकता है, वरना उसको गाड़ी आइडियली नहीं चलानी चाहिए। इवन यूएस और यूके में तो उनको लाइसेंस ही नहीं मिलता जो एपिलेप्टिक्स होते हैं। ठीक है। तीसरा ये कि वो जब अगर उसने वॉशरूम में नहाना है तो अपनी कुंडी लगा के ना नहाए, खुदा ना खास्ता उसको वहां फिट पड़ा है, पेशेंट को चोट लग सकती है, कहीं गिर सकता है, तो ये चीजें हमें प्रिकॉशंस बतानी होती हैं। इवन हीटर के करीब वो हीट जरूर एंजॉय करे अपनी, लेकिन ये है कि वो अकेला ना बैठे, थोड़ा दूर होके बैठे, तो या अपने साथ किसी दोस्त को या अहबाब को, फैमिली मेंबर को साथ बिठाए। अच्छा, वो वही बात है ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात। आप जितनी एहतियात करेंगे आप उतनी ही चीजों से बच सकेंगे। बस हमारे यहाँ ये चीजें है ना कि हमें जो डॉक्टर बताता है उस पर अमल करते नहीं है ना। अच्छा, दिमाग में ये होता है डॉक्टर तो कहते रहते हैं कोई गल नहीं, इन्होंने कहने दो, करनी वही होती है जो थोड़ा दिल पे है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने अपने आप को ठीक रखना है तो कुछ चीजें आपके डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट आप इसलिए आपके साथ होते हैं कि आप बेहतर हो सकें। हाँ, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसे ही हम लैंग्वेज के हवाले से भी अवेयरनेस आज दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे जिस तरह से बहुत सारे लोगों की, जिस तरह आप बता रही हैं, स्टूडेंट्स के हर डिफरेंट वो मसाइल होते हैं, एक स्कोप के हवाले से भी जानूंगी इस टाइम एक अच्छी लैंग्वेज का से क्या होता है।
एक अच्छी लैंग्वेज का स्कोप हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि एक वो स्टूडेंट जो एक अच्छी लैंग्वेज बोल सकता है जिसमें उसका प्रॉपर ग्रामर सेंटेंस एक्यूरेट होना चाहिए, उसको प्रॉपर वोकैबुलरी हो उसके पास कि वो प्रॉपर किस सेंटेंस में उसने क्या वोकैबुलरी के वर्ड्स एडजस्ट करने हैं, और उसके बाद उसका लैंग्वेज फ्लो है कि वो अगर स्पीकिंग कर रहा है तो ये नहीं फील होना चाहिए कि वो कुछ सोचेगा फिर वो बोलेगा फिर वो रुकेगा फिर सोचेगा फिर बोलेगा। एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, और अगर एक आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज की तरफ चले जाएं तो वो प्रॉपर एक्सेंट के साथ होती है। तो उसके साथ हम ये कंसीडर करते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट है और इसको मतलब लैंग्वेज इसकी बिल्कुल ओके है। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से नौजवान स्पेशली जो हैं वो मूव कर गए हैं, कुछ अभी इसी तरह कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मूव कर जाएं। जाहिर सी बात है, आप जब भी बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये होता है कि यार आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके। चलें आप आइल्स की बात करें तो आइल्स बहुत सारे लोगों को जो है वो मुश्किल भी लगता है। अच्छा, वो होता है कि यार उसका एग्जाम पास कर गए तो समझो फिर हम बाहर जो है वो जा सकते हैं, अगर उसका एग्जाम पास नहीं कर सकेंगे तो फिर इधर ही रह जाएंगे। तो इस हवाले से भी क्लियर करना जरूरी है। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना भी चाहते हैं कि पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए फिर आइल्स की तरफ जाना चाहिए, या अगर आपकी इंग्लिश स्पोकन आपकी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप डायरेक्ट आइल्स की तरफ चले गए हैं तो उस बारे में भी बताइएगा। अच्छा, दूसरा ये होता है इसमें कि स्टूडेंट्स ना आए हैं बिल्कुल बैकग्राउंड उनका जो समझ लें कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से उनका मतलब बेसिक नहीं बने हुए, डायरेक्टली वो आइल्स में आ गए। अब आइल्स जो है ना ये एक इंटरनेशनल टेस्ट है, जाहिर सी बात है कैम्ब्रिज के ये ऑफिशियल कैम्ब्रिज की तरफ से ये डिजाइन होता है और ये इतना इजी नहीं होता। ठीक है, वो मतलब एक इन अदर वर्ड्स कह लें कि हर लाइन के अंदर 3 to 4 हिडन मीनिंग्स होते हैं। अब वो उनका वो माइंडसेट इतना होना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए इंग्लिश मतलब, तो तभी वो एग्जाम्स को पास करते हैं। सेकेंड चीज ये है कि अब स्टूडेंट आ गया, लैंग्वेज नहीं अच्छी लेकिन आइल्स डायरेक्ट करना है, तो मैं तो कभी भी इस चीज को रेकमेंड नहीं करती। स्टूडेंट आया तो उसको पहले ये मैं लाजमी कहती हूँ कि 15 डेज एटलीस्ट वो लैंग्वेज में रहे। ठीक है, थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी कर ले, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर ले, उसके बाद वो आर्ट्स में मूव कर जाए। फिर ये होता है उसके लिए ज्यादा इशू नहीं होते, मतलब वो इजी टू वे मतलब बड़ा इजी होकर ना वो फिर टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकता है। अदरवाइज वो लाइक टेंशन में, डिप्रेशन में कि पता नहीं टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। अच्छा, वैसे कितना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। ये तो कुछ टिप्स ही बता दें हमारे नाजरीन को। अच्छा, आइल्स के लिए ना सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना वो ये होती है कि टोटली कॉन्सेप्चुअल होता है। मतलब इसमें रट्टा सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं ना, अब वो उनको आंसर्स नहीं मिल रहे रीडिंग के। मैं कहती हूँ ये तो आंसर्स इनको क्यों नहीं मिल रहे, अब वो सारा दोबारा से उनको रीड आउट करेंगे। लाइक ये होता है कि आपको ना एक कॉन्सेप्ट एक बनाना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि मैं सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है इसमें आइल्स में वो रीडिंग है। रीडिंग में हाई वोकैबुलरी होती है। ठीक है, और वो जो टेक्स्ट होता है वो कैम्ब्रिज का जो कह लेना कि एक पूरी बुक का एक टेक्स्ट एक पैसेज में होता है, और वहां से उनका ये होता है कि प्रॉपर वे में उनको पता हो कि अंदर जो एक लाइन एक सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, वो पूरा आइडिया लेके पूरा सेंटेंस है उस पैसेज में, वो पूरा आइडिया लेके उसको प्रेजेंटेशन करनी है उसने आगे। तो बेसिकली ये चीज होती है। तो मैं तो स्टूडेंट को इजी वे में जब लेके जाती हूँ तो मैं उनको साथ स्टोरीज बनवा देती हूँ कि ये देखिए ये स्टोरी इस तरीके से है। अगर एनिमल के ऊपर आया हुआ है पैसेज, यूजली रिसर्चेस बेस्ड पे ज्यादा आता है, हिस्टोरिकल होते हैं, रिसर्चेस होती हैं, तो मैं उनके माइंड में एक चीज बना देती हूँ कि अगर कोई चीज मतलब टफ लग रही है, अब हर स्टूडेंट वोकैबुलरी में इतना अच्छा नहीं होता। मतलब एक डिफिकल्ट वर्ड आ गया, अब उसको नहीं पता, पूरा पैसेज लेके वो बैठा हुआ है क्योंकि वो एक ही वर्ड का उसको मीनिंग नहीं आ रहा, तो उसको मैं डायरेक्टली कहती हूँ कि कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव कर जाए। पूरा पैसेज रीड करें, आपको क्या आइडिया मिल रहा है तो उस मीनिंग को उसके साथ ही आप एडजस्ट करने की ट्राई करें। तो इस तरीके से ये इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, मजीद भी आइल्स के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह से हम बात कर रहे थे मिर्गी के दौरों के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि उनका वैसे उनको खाना पीना उनका किस तरह से होना चाहिए, लाइफस्टाइल उनका किस तरह से होना चाहिए ऐसे मरीजों का? अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपिलेप्टिक पेशेंट के लिए। एक तो यही कि उसका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम बेसिकली जो फ्लिकरिंग लाइट्स हैं उससे एपिलेप्सी ट्रिगर हो सकती है, पेशेंट को फिट पड़ सकता है। ये हम अक्सर पेशेंट को समझाते हैं, बेशक वो अमल करे ना करे, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का तो काम है ना कि उसको हर तरीके से गाइड करना है। इसी तरह उसकी प्रॉपर स्लीप, लैक ऑफ स्लीप से अक्सर जो लोग, लेट्स सपोज आपकी मीडिया इंडस्ट्री के पेशेंट्स हैं कुछ हमारे, वो सारी रात बेचारे जाग रहे होते हैं, तो लैक ऑफ स्लीप जो है ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग इवेंट है फिट पड़ने के लिए।
इसके अलावा वैसे तो मिर्गी का मरीज बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, तमाम नॉर्मल डाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो सब कुछ खाना पीना सब उनका कुछ जैसे खा सब पी कुछ सकता खा पी है। सकते हैं, हाँ, ठीक है। इवन मिर्गी का इलाज डाइट से भी है। वो अगर पेशेंट मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी जिसको हो, जिसको मेडिसिन से कंट्रोल ना किया जा रहा हो, तो सेकंड स्टेप पे इवन डाइट आती है। फिर जाके थर्ड स्टेप पे कुछ स्टिमुलेटर मतलब डिवाइसेस आती हैं, और फोर्थ स्टेप पे एज ए लास्ट रिजॉर्ट सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक तो है। इवन डाइट में कीटोजेनिक डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे बच्चों में, जिसमें मतलब हैवी क्रीम या देसी घी जैसे है, तो वो पेशेंट को ज्यादा देना चाहिए। सही। कीटोजेनिक डाइट मतलब एपिलेप्सी के लिए बेहतरीन डाइट है। अच्छा, इसके साथ साथ भी जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप मेडिसिन का बता रहे हैं, एक होती है मोरोसी बीमारी, जिस तरह अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, मिर्गी वैसे जेनेटिक तो है, हाँ। लेकिन बहुत ही रेयर है कि एक मरीज से दूसरे मरीज को लगे या वो आगे नस्लों में ट्रांसफर हो। ठीक वो है। बहुत चंद कुछ सिंड्रोम्स हैं, वो भी मतलब आटे में नमक के बराबर ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कि आगे ट्रांसफर होते हैं, वरना मोस्टली ये आइडियोपैथी की होती है कि किसी को किसी एज में भी हो सकती है। ठीक है। मतलब एक बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग को कभी भी मिर्गी का मसला शुरू हो सकता है। वो होता है ना, कुछ बच्चे जो हैं वो बड़ी नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी जाहिर सी बात है वो अचानक ही होता है। कोई उसमें वो कहता है कि या तो किसी फैमिली में किसी को ऐसा नहीं है, तो बच्चे में पहले तो उसका बचपन बहुत अच्छा गुजरा है और अभी जाके जो है वो इसको ये मसला हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर पेशेंट्स में, बल्कि 90% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री होती ही नहीं है। हाँ। इसीलिए इसको आइडियोपैथिक या स्पोरेडिक एपिलेप्सी बोला जाता है कि वो अचानक से हो गई है। तो मतलब फैमिली हिस्ट्री का होना जरूरी नहीं है एपिलेप्सी में। ठीक है। और ना ही ये छूत की बीमारी है कि एक हाँ, मरीज एक से से दूसरे हाँ, को लगेगी। हाँ। हम मतलब मिर्गी के मरीज के साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं, उसके साथ घूम फिर भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन तो वो कहीं ना कहीं डर और खौफ रहता है। बस वही अगर किसी को पता हो कि यार इसको फिट से इस तरह की बीमारी है, तो वो ना चाहते हुए भी इंसान को एक डर और खौफ जो है वो दूसरे के होता है, यार कुछ भी ऐसा हो गया। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उस चीज को फौरन से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, ना संभाल सकते हैं, तो ये भी बड़ा मुश्किल यही तो टास्क सोशल होता टैबू और है। स्टिग्मा है हाँ। एपिलेप्टिक पेशेंट्स बेचारे, कि वो एक तो अपनी बीमारी को भुगत रहे होते हैं, हाँ। और एक माशरे के रवैये को भुगत रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा जो है बिहेवियर वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जाहिर हमने अपने पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। एक तो ऑलरेडी पेशेंट जो है वो परेशान होता है अपनी बीमारी को लेकर, और अगर घर वाले या उसके साथ जो भी उसका पार्टनर है अगर वो उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा जिस तरह से वो चाह रहा है, तो वो कहते हैं ना, आधा तो आपके बिहेवियर से उसकी बीमारी दूर हो जाती है और वो परेशानी दूर हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो फिर थोड़ा सा लोग तंग भी आ जाते हैं ना कि किस तरीके से उसको संभालना और उसको लेकर चलना, तो वो बिहेवियर जो है वो भी बड़ा काउंट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो केयर गिवर्स की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फैमिली मेंबर्स हैं जो फर्स्ट एंड पे पेशेंट के साथ हर वक्त रहते हैं, तो उनकी काउंसलिंग ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर पेशेंट के अटेंडेंट को हम 15-15, 20-20 मिनट देते हैं, उनको समझाते हैं कि ये मतलब काबिल इलाज है, या आगे ट्रांसफर नहीं होगी, उसके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी, और ये कुछ अरसे में 3 से 5 साल तक अगर पेशेंट को कोई फिट ना पड़े तो उसकी अद्वियात भी 6 माह के बाद बंद हो जाती हैं, 5 साल दवाई खाने के बाद। तो ये नहीं है कि अब लोगों के लिए कि भी आप सारी जिंदगी आपको मेडिसिन जो है वो इसकी नहीं लेनी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी। आप इजीली अगर आपको नहीं पड़ रहा तो आप एहतियात के साथ ठीक चल रहे हैं तो आप आगे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। इवन बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो एपिलेप्टिक थे और उन्होंने आम आदमी से भी ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारी है। इवन अगर पाकिस्तान से हमें मिसाल देनी चाहिए तो अब्दुस्तार ईदी साहब एपिलेप्टिक थे और एक आम आदमी से ज्यादा उन्होंने बेहतर जिंदगी और सोशल वेलफेयर का वर्क किया। इसी तरह फुटबॉलर रोनाल्डो, जो ब्राजीलियन फुटबॉलर सेंटर फॉरवर्ड खेलता था रोनाल्डो पहले, तो वो एपिलेप्टिक था। अरिस्टोटल अरस्तु, कितना बड़ा नाम है, वो एपिलेप्टिक था। इवन बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एपिलेप्टिक हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। वही बात है ना कि एहतियात और फिर आपका लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें आप जब बेहतर कर लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी और आसानी के साथ जो है वो गुजर सकती है। अच्छा, जिस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज बीमारी को लेकर के, और एक तो ये बीमारी है और जिस तरह इसको लेकर बहुत सारे जिस तरह बिहेवियर्स को और आपके तमाम, क्योंकि वरना वो उस तरीके से फिर सोशल नहीं रहता, क्योंकि जाहिर से वो अपने आप को हाइड ही रखता है, कोशिश करता है कि वो लोगों पे ना जाए, घुले मिले ना और कम बात करे। तो वो इस तरह डिप्रेशन और खुद को एक कहते हैं ना तन्हा
महसूस करना शुरू कर देता है, जिससे उसको डिफरेंट उसकी एक जहनी बीमारी भी जो है उसको लाहक हो जाती ये है। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन है कि पोस्ट एपिलेप्टिक, एक दफा उसकी एपिलेप्सी डायग्नोज हो गई है तो पोस्ट एपिलेप्टिक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी टर्म है और बहुत ही ज्यादा पेशेंट हमारे। हम तो डिप्रेशन को कहेंगे यार, डिप्रेशन एक आम नहीं है, डिप्रेशन एक मुकम्मल तौर पे एक बीमारी है और उसके इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मेंटल वेलबींग उतनी ही इक्विवेलेंट है जितनी फिजिकल वेलबींग एक पेशेंट की जरूरी है, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और उतने ही उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो वो डिप्रेशन, इसीलिए तो अवेयरनेस देनी है पेशेंट्स को कि ये एक आम सी दिमागी बीमारी है, कॉमन है बिल्कुल। तो जिसका मतलब आपके माशरे में हर एक मोहल्ले में 4 से 5 एपिलेप्टिक पेशेंट्स रह रहे हैं। अगर वो अपनी प्रॉपर डोज, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। और जो हमारा मीडिया है, आपका भी यही बेसिक मतलब मकसद होना चाहिए कि अवेयरनेस दें लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, उसके रिलेटिव्स को, कि उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड है और बच्चियां अक्सर ऐसी होती हैं उनकी शादी नहीं होती। हाँ, अच्छा, ये ज्यादा प्रॉब्लम ये आ जाते हैं कि फिर अगर किसी को पता चल जाए तो फिर शादियों के मसले बहुत आ जाते हैं। अच्छा, फिर वो इतनी टेंशन और डिप्रेशन हो जाता है इकट्ठा कि फिर लोगों के लिए ना, फिर बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो खुदकुशी की तरफ चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए जिनको हमने ये देखा, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उन्होंने खुदकुशियां कर ली। जी बिल्कुल ऐसे। वो डिप्रेशन की वजह, लेकिन डिप्रेशन से ज्यादा सोशल स्टिग्मा। हाँ, तो वो सोशल स्टिग्मा ही हमने एंड करना है कि अगर दूसरी बीमारियों से मुतल्लिका मरीज अगर अपनी अद्वियात लेकर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं तो वाई नॉट एपिलेप्टिक पेशेंट, उनको भी नॉर्मल जिंदगी गुजारने का उतना ही हक है जैसे दूसरे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिल्कुल है कि आप जितना आप अपने बिहेवियर्स को ठीक रखेंगे ऐसे पेशेंट के साथ, उनको वो कहते हैं ना कि अच्छा माहौल देंगे तो वो खुद ही स्पोर्ट जितना करेंगे। अच्छा, फैमिली स्पोर्ट, सबसे ज्यादा फैमिली स्पोर्ट ही चाहिए होती है। फैमिली स्पोर्ट मिल जाए तो मेरे ख्याल में मरीज जो है वो बहुत चंद दिनों में बेहतर हो सकता है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, इसके साथ ही हम ना ये भी बताएं, ट्रेनर्स के भी हम समझते हैं ना कि यहाँ पर बड़े अच्छे और बड़े कम ट्रेनर्स मौजूद हैं जो आपको अच्छी लैंग्वेज की तरफ लेके जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि लोगों ने एक बड़ा बिजनेस बनाया होता है हर जगह। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास जो है ना इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए होते हैं, आए जी 2 माह में अच्छी इंग्लिश सीख जाए, 6 माह में सीख जाए, 15 डे चैलेंज भी होता 15 डे, हाँ 15 डे। अच्छा, फिर आइल्स के हवाले से भी होता है, मुकम्मल आपकी तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी तरह हुआ है कि जब वो बाहर आए हैं तो उनकी कोई लैंग्वेज के ऊपर खास नहीं, पैसे भी जाया और उस तरीके से रिस्पांस भी नहीं मिल सका कि टीचर्स ने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया हो। इस चीज के लिए ये होता है कि ट्रेनर जो होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि एक वाइटल प्ले जो होती है वो ट्रेनर ही प्ले कर रही होती है। एक वो ट्रेनर जिसको खुद भी नहीं पता कि बोलना कैसे है, वो स्टूडेंट को क्या सिखाएगी। बिल्कुल। जिसकी खुद ही आइल्स की ट्रेनिंग नहीं है, वो स्टूडेंट को क्या आइल्स करवाएगी। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, 1-2 दफा मैं गई हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, कि मेरी ये एक आदत है कि मैं मतलब घूमती रहती हूँ कि देखती हूँ कि लोगों का वे ऑफ टीचिंग कैसा है। सही है। तो मैं गई हूँ तो एक इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पे ट्रेनर थी, तो बुक ली हुई उसने, इसका आंसर ये है एंड दैट्स इट। क्या एक्सप्लेनेशन, क्या कुछ, मतलब एक रट्टा सिस्टम जो चल रहा है ना कि बुक से देके पढ़ाना है, वहीं से आंसर बताने हैं, दैट्स इट। इवन के जो आइल्स है ये तो टोटली कॉन्सेप्चुअल है। इसका तो ये होता है कि जो ट्रेनर है, कहा जाता है कि अच्छा ये वाली बुक खरीद ले, आपको इस बुक में से आप तैयारी कर ले, इसी में से आपका टेस्ट आएगा और आप एग्जाम पास करके आप बाहर के मुल्क चले जाएंगे। इसकी वजह स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं होती, लेकिन ये होता है कि इसकी सिर्फ प्रैक्टिसेस होती हैं बुक्स के थ्रू ना, कि आपको लाइक पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाता है कि आपका जो टेस्ट का पैटर्न है वो कैसा आ सकता है, क्वेश्चन टाइप्स किस टाइप की आ सकती है। तो आप बुक से जस्ट ये चीजें ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो प्रिपरेशंस करें। और समटाइम्स तो स्टूडेंट मुझे कह रहे होते हैं, मैम जैसे 5 साल पेपर होते हैं, आर्ट्स के भी 5 साल पेपर होते हैं, इसके पास्ट पेपर होते हैं। तो मैंने कहा अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वही ना, आइल्स के हवाले से जिस तरह से लोगों का एक जहन बना हुआ है कि एक मुश्किल आइल्स हर बंदा जो है वो नहीं कर सकता जी, उसके लिए आपको बेहतरीन आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, या आपको उसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप फिर आइल्स को जो है आपके लिए आसान हो सकता है। ऐसा ही है। तो उसके लिए क्या आप समझती हैं, बेसिक क्या चीजें आपकी एक अच्छी इंग्लिश?
कॉन्फिडेंस, इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, वोकैबरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी जो होती है वो आपको सपोर्ट होनी चाहिए फैमिली की तरफ से, जो आपको भेजना चाह रहे हैं ना बाहर, तो उनकी तरफ से लाजमी। स्टूडेंट्स बेचारे यहाँ से एफर्ट्स करके जाते हैं, आइल्स भी पास कर लिया उन्होंने अच्छे बैंड से, और आगे से पेरेंट्स किसी एक कंसल्टेंट के पास गए, उन्होंने कहा भी नहीं ये तो नहीं जा सकता, इसके तो बैंड कम है, और पेरेंट्स ने कह दी ये नहीं जाएगा। तो उसकी सारी जो जितनी भी उसने हार्डवर्क की है वो सारा उसका वेस्ट गया है। इवन कि उसको सपोर्ट अगर अच्छी मिल जाए, पेरेंट्स करें कि नहीं कोई इशू नहीं, आप प्रिपरेशंस करें, आगे जैसा भी होगा मैनेज कर लेंगे, वो बच्चा मजीद कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे बैंड अचीव करता है एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं होती। तो मेन चीजें ये बहुत ज्यादा मैंने देखी है कि सोसाइटी में आजकल जो रिवॉल्विंग है ना, वो ये चीजें हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? कि अभी स्टूडेंट्स में आप इंटरेस्ट कितना देखती हैं वैसे इस हवाले से? स्टूडेंट में अगर 100 में से मैं कंसीडर करूं तो 80% स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है। कि आइल्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड लाइक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है कि जो प्रोफेशनल्स है अब उनका कंसर्न ज्यादा हो गया कि हमने अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। अगर हमें लाइक कॉल्स आती हैं, इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, तो हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते। अच्छा, जिस तरह आजकल ई कॉमर्स के हवाले से हम देखते हैं ना कि बच्चों का रुझान जो है वो इस तरफ ज्यादा हो गया है। अच्छा, फिर मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी हम देखें, वो भी अब इस चीज में बहुत ज्यादा है। मतलब हर एज का जो बंदा है या बच्चा है, बच्ची है, वो इसमें अब ये होता है कि अब ऑनलाइन आपका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन ज्यादा, तो जाहिर सी बात है